हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा रिटर्न ऑन इक्विटी करा दिया है ना। डिटेल पे हमने बात करी थी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ना। पहले फेज में मैंने आपको फॉर्मूला का लॉजिक पढ़ाया, दूसरे फेज में मैंने आपको क्या पढ़ाया, डू पॉइंट एनालिसिस बताया। कुछ नहीं है, वो आरओए का एक डेरिवेटिव है। तीसरा मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस, है ना। तो थ्योरी एस्पेक्ट पे तो पढ़ाना ही है, लेकिन थ्योरी एस्पेक्ट में बेटा हम जस्ट हम थ्योरी थ्योरी करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। हम उसको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ आपने खुद देखा होगा, मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल रियल लाइफ केस स्टडी करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो जो हमारे होने वाले रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी है, ये जो रेशियो है ना मेरी, ये वाली, ये बहुत ही सिंपल रेशियो है। मतलब इस पे मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। या आप एक मान के चलिए एक एक्सटेंडेड रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी की। इससे जो पिछली वाली रेशियो थी रिटर्न ऑन इक्विटी, उसकी एक तरीके से ये एक्सटेंडेड रेशियो है। मतलब एनालिसिस जो थे, जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, सीएमए हैं, दुनिया के जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्या करा, आरओई निकाला। लेकिन जब वो निकाल रहे थे उन्होंने देखा भाई, शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर आपको पता है आरओई का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना। उन्होंने ये देखा नेट इनकम तो चलो ठीक है, अभी उसमें भी झोल है, अभी बताऊंगा क्या। और जो नीचे ये लेके जो डिनोमिनेटर वाला अमाउंट है ना, उससे वो लोग थोड़ा सा चिढ़ गए। मतलब उनको कुछ मजा सा नहीं आया इस डिनोमिनेटर वाले अमाउंट से। जहां पूरी दुनिया आरओई ऐसे निकाल रही थी, उनको कुछ आरओई में मजा नहीं आ रहा। आरओई का बेसिक प्राइमरी फंक्शन क्या था, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक शेयर होल्डर अपना पैसा, या जब मालिक अगर अपना घर का पैसा लेके आता है, तो वो ये देखता है जब मैं अपना घर का पैसा धंधे में लगाता हूं, एफडी और गोल्ड को छोड़ के, तो ये धंधा मुझे अपना कितना कमा के दे देता है। अरे शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मालिक ही तो होते हैं। तो मालिक जब अपना घर का पैसा लेके आता है, तो वो ये देखता है मैंने उसको कितना रिटर्न कमा लिया। लेकिन यहां पे मेरा शब्द सुनो, हम बोल रहे हैं मालिक। यहां पे शब्द आया है बेटा मालिक। अब मालिक एक्चुअली वो होता है जो एक्चुअली मालिक जैसा एक्ट करता है। मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको। इन एनालिसिस में यही बात पकड़ ली। उन्होंने कहा हम यही तो पढ़ते हैं, आरओई क्या बताता है कि एक मालिक जो अपना घर से पैसा उठा के लेके आया, उस पर कितना रिटर्न कमा रहा है, यही तो होता है। लेकिन आप मुझे बात बताओ दिल पे हाथ रख के, सच में ये जो डिनोमिनेटर में आपने टोटल शेयर होल्डर इक्विटी ली दिखे हैं, क्या ये सारे के सारे असली मालिक हैं? मतलब क्या हम इनमें टैग लगा सकते हैं कि ये मालिक है? मालिक वो ही होता है बेटा जो मालिक जैसा एक्ट करता है, उसको देख के पता चल जाएगा वो धंधे का मालिक है। अरे एक कंपनी के एम्प्लॉय को आप पता कर लोगे, हाँ उसको देख के पता कर लोगे, उसकी हरकतें देख के, उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको देख के बता दोगे ये जस्ट एन एम्प्लॉय। एक मैनेजर की एक्टिविटीज देख के आप बता सकते हो जस्ट अ मैनेजर। लेकिन एक मालिक, जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वहां का चेयरपर्सन देख रहा, इन सबको देख के आप पहचान जाओगे यार ये कंपनी का मालिक, सीईओ वगैरह सब। इनकी एक्टिविटीज अलग है, एक्टिविटीज से देख सकते हो क्या एक्टिविटीज है मालिकों वाली, जो डिफर करता है उसको एक एम्प्लॉय से या दूसरे लोगों से। क्या है उसकी वो एक्टिविटी? पहली बात तो वो डिसीजन ले सकता है। देखिए एम्प्लॉय, मैनेजर्स, ये कुछ कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जितनी इनके पास पावर है, लेकिन मालिक को कोई पावर की जरूरत नहीं है, उसके पास पूरी की पूरी पावर है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसके पास पूरा पूरा पावर है। मतलब अब एक धंधे को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये उसके पास उसकी पावर है ना। ये प्लांट, इस लैंड, ये लैंड हमको अपने इस प्लांट के लिए खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल लोकेशन हमारे फेवरेबल में है या नहीं, वो डिसाइड करना है नहीं करना, वो एक मालिक के डिसीजन में आता है। मतलब वो डिसीजन ले सकता है, पहला तो। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। एक एम्प्लॉय और एक मालिक में यही फर्क है कि एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेता, उसको कोई रिस्क नहीं है, वो अपना काम करेगा, उसको सैलरी 101% मिलेगी मिलेगी जब तक वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। लेकिन मालिकों के साथ ऐसा नहीं है। उनको आप बस देख रहे हो, वो जितनी भी फिगर विगर लिखे हुई है सब फिगर वाली बाजी है। जरूरी नहीं है उनको इतना पैसा सच में खाते में उनके अकाउंट में आ रहा है इतना पैसा, वो सिर्फ अर्नड वाली बात है, जरूरी नहीं है मिल रहा है। हाँ मेरी बात समझ रहे हो आप? जितने भी ये क्या कह सकते हैं, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, आपको क्या लगता है उनके जेब में क्या इतना पैसा लेके वो घूम रहे हैं? नहीं, सारी की सारी एसेट्स वगैरह, वैल्यूएशन सब मिला के बात कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है। बात, मेरा पर्पस क्या है, वो हाईएस्ट रिस्क लेते हैं, रिस्क बहुत लेते हैं, उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ही ज्यादा है, जो कि एक एम्प्लॉय के पास नहीं है वो स्ट्रेस लेवल। देखिए ये जो दुनिया में जितना भी वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह ये सब चल रहा है, ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एनवायरमेंट आज जैसे आजकल स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि टॉक्सिक हो गया है।
दूसरी तरफ वही बहुत जोरों शोरों से ले ऑफ चल रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ आ गया, पहले टीसीएस का था, है ना। तो ये सब भी न्यूज साथ में आ रही है, कहने की एआई जॉब वगैरह ले लेगा, जिसको आधे लेफ्ट में आधे राइट में, कुछ तो सेंटर न्यूट्रल पे बैठे, हमको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है एआई का। तो बात मेरी क्या है, एक जो मालिक होता है जो रिस्क लेता है वो एक एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेता, ठीक है। आपको अगर अपनी जॉब में स्ट्रेस लग रहा है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, आप वो देख रहे हैं कि ये तो कमाता ही है, ये तो आता है ऑफिस में आराम से बैठ के ऑफिस। ऐसा नहीं होता बेटा जैसा आप सोच रहे हो। आपको क्या लगता है बस वो एक सिंपली ऑफिस में आता है, बैठ के बस एसी चला के बस ये दो चार बातें करके घर चले जाता है, और आपको उस दो चार बातों से आपको सैलरी मिल रही है आपके खाते में, और बातें करके एसी में आके, और वो आपको सैलरी दे रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप भी घर में एसी, भाई आप भी एक ऐसा ऑफिस खोल लो जिसमें एसी में बैठने वाला, दो चार चिट चैट करने वाले काम हो, आप भी किसी को सैलरी दे दो। इतना अगर आसान है तो नहीं है ना जैसा आपको दिख रहा है। आप बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। वो जो स्ट्रेस लेवल ले रहा है वो आप ले नहीं रहे, उस पर खरबों खरबों करोड़ों करोड़ों का लोन है। आप पे है क्या? नहीं है। आपके पास जितना आपकी इनकम है, आप उसके हिसाब से आपने थोड़ा बहुत लोन ले लिया उससे, और आप उसको चुकाओगे चुकाओगे, और आपको बस उसकी टेंशन है। लेकिन उसके पास ऐसा नहीं है ना, मालिक के पास उसने कंपनी लोगों से पैसा उठा रखा है, डेट से पैसा उठा रखा है, कंपनी की टेंशन है कि पता नहीं हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या होगी, क्या जाएगी, ऑडिट का पूरा टाइम टंटा लगा रहता है, यूएस गैप के वैल्यूएशन, उसके क्या कहते हैं, उसके एजम्पशंस वगैरह, दुनिया भर का स्ट्रेस है उसके अंदर। ये मालिक की कैरेक्टरिस्टिक है। वो ऐसे ही रिटर्न, तो जितना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा रिवॉर्ड। आपके रिस्क के हिसाब से आपको उतना ही दिया गया, लेकिन इसलिए वो आपसे बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो आप दिक्कत क्या है ना, आजकल दुनिया में हर चीज को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, भूल गए हैं कि भाई हम स्टैंडर्डाइजेशन में है या नहीं। लेकिन आपको मैं अभी से ऐसा ट्रेन कर रहा हूं, तभी मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन मैटर। पहले देख तो लो आप किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, वो भी वर्थ है नहीं करने की, नहीं कर सकते। थर्ड ट्वेल्थ क्लास का बच्चा सेकंड क्लास से अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकता, गलत है, ठीक है। बात सुनिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे मालिकों वाली बातें नहीं है सर। आप फिर और क्या मालिक होते, तो ये जो शेयर होल्डर, सर हमने बोल तो दिया मालिक, तो आप यहाँ पे दूसरी रेशियो क्या निकाल के लिया मालिक? वो जो शेयर होल्डर ऊपर लिखे हैं वो रियल मालिक नहीं है, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग हो रखी है, नकली मालिक है। नकली मालिक मतलब दिखाते हैं वो मालिक है, लेकिन एक्चुअली वो मालिक नहीं होते। मतलब ऐसा देखने से लगता है वो मालिक है क्योंकि उनके नाम के आगे शेयर होल्डर लगा है, लेकिन वो एक्चुअली मालिक नहीं होते, वो खोखे होते हैं, फोके होते हैं, कुछ ना होता उनमें। असली मालिक वो होता है जो एक्चुअली मालिक जैसा एक्ट करता है। अरे एक बिल्ली और एक शेर दोनों कैट फैमिली से है। अरे एक शेर वो भी कैट फैमिली से है बिल्ली, और एक बिल्ली जिसको आप देखते हो बेटा आसपास वो भी एक कैट फैमिली से है। लेकिन क्या दोनों के दोनों बराबर हो गए? क्योंकि दोनों के दोनों फैमिली के अंदर आते हैं। ऐसे ही शेयर होल्डर के अंदर कॉमन इक्विटी भी आता है, एक प्रेफरेंस इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अंदर दोनों दो आते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो क्या ये दोनों के दोनों सेम हो गए? नहीं, एक शेर और एक इनमें से बिल्ली है, दोनों के दोनों कैट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है। दोनों के दोनों अंदर मालिक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक बस दिखाने दिखाने वाला मालिक है नहीं एक्चुअली में, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसी शेयर है, वो है असली, वो है कॉमन इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लोग हैं जो एक्चुअली असली में मालिक। क्यों? क्योंकि ये तो डिसीजन ले सकते हैं, मतलब वोटिंग राइट्स होती है इनके पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर वोटिंग राइट्स नहीं होती। अबे हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एजीएम के बैठ के क्योरम के अंदर बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन आ गया, वो बोलेंगे चलो इस कंपनी को इस लैंड पे अपना फैक्ट्री बनानी नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, हाथ खड़े करो। प्रेफरेंस वाले हाथ नहीं खड़ा कर सकते बेटा, खड़े भी कर दिए तो उनको बोलेंगे नीचे कर, हाथ खड़ा करेगा, ऐसे बोलते हैं उनको। बेटा उनको कोई राइट नहीं है। अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो और आप क्या सोच रहे हो, आपने उसके 100% प्रेफरेंस शेयर खरीद के आप सोच रहे हो मैं तो इस कंपनी का मालिक बन गया, 100% का मालिक, 0% का मालिक हो आप तब भी 0%। 100% प्रेफरेंस आपने उस शेयर के खरीद लिए इज इक्वल टू 0% ओनरशिप। ओनरशिप नहीं आती उसके अंदर, वो जस्ट एन इन्वेस्टमेंट पर्पस है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए प्रेफरेंस वाले, तो समझ लो आपने बस उसमें पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए लग गई, आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, खुश हो जाना बस। लेकिन कॉमन इक्विटी ऐसे नहीं होते। कॉमन इक्विटी के पास राइट होते हैं, वो हाथ खड़ा कर सकता है, वो मना भी कर सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, उस लैंड पे कंपनी को फैक्ट्री नहीं बनाने देंगे, उसकी मिट्टी उसके हिसाब से है ही जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ भी मतलब जो भी फैक्टर है, तो जस्ट एन एग्जांपल है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जस्ट अ जियोग्राफिकल फैक्टर बोला है हमने। तो रिस्क ले सकते हैं। लिक्विडेशन की पता है हायरार्की चेन होती है, मैं आपको सेक्शन बी में वैसे हमारे डिटेल कंसेप्ट है, यहाँ पे इतना पढ़ना नहीं है आपने, लेकिन ये बचपन से 12th क्लास में भी पढ़ा है वैसे कंसेप्ट, और ग्रेजुएशन लेवल से भी पढ़ते आ रहे हो। तभी सीएमए यूएस में बेटा ग्रेजुएशन लेवल होती है, ठीक है, वहां पे ग्रेजुएशन ऑलरेडी पढ़ा दी होती है।
वहां पे आपको ऑलरेडी ये सब नॉलेज पोजेस करके, देखिए आपका, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं एक डिलेमा आ गई है, बहुत जगह से वायरस भी फैल गए, ये मत करो वो मत करो, ये तो कोर्स बहुत बेकार है। देखिए ये सब वायरस वाली बात है, ठीक है। आप, वो क्या है, वो जो ये बातें कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली दिमाग वाली बातें करते ही नहीं, सीधी बात है बेटा। फालतू एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस करना आता नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्योंकि वो है नहीं। अगर इतना दिमाग होता मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला तो वो कोर्स की इसकी अहमियत समझते। बेटा जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं है। आप इंडिया में सीएमए यूएसए इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन, लेके मेरी बात एक याद रखना बेटा, बस इसलिए आप एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि आप एक ग्रेजुएट है। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है एक यूएस के ग्रेजुएशन में और एक इंडियन ग्रेजुएशन में, फर्क है बेटा, फर्क है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, और जो यूएस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरे उनसे बातचीत होती है। खुद पर्सनली बेटा मैंने भी करिकुलम उनका देखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ज्यादा बातें नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यूएस ग्रेजुएशन और यहाँ के ग्रेजुएशन में फर्क है। अरे ये कोर्स कौन सा है, यूएस गैप, यूएस का है। आपको यूएस टैक्स लॉस के बारे में पता है? नहीं पता ना आप, क्योंकि हमारे इंडियन ग्रेजुएशन में नहीं सिखाया जाता। हमारे इंडियन ग्रेजुएशन में इंडियन टैक्स लॉस सिखाए जाते हैं, लेकिन यूएस की ग्रेजुएशन में यूएस टैक्स लॉस सिखाया जाता है। और सीए में मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिना टैक्स लॉस करे समझ ही नहीं सकता। क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे? आपकी जॉब कैसे लगेगी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की सीए में करके? कैसे लगेगी? अरे नहीं लगेगी ना। अरे आप दूसरी जगह पे चले जाओगे, फंड अकाउंटिंग वगैरह, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है तो ऑब्वियसली यूएस कोर्स है, तो फिर आपको यूएस क्लाइंट के साथ रहना पड़ेगा। वो विदाउट यूएस टैक्सेशन के नॉलेज के बिना हो ही नहीं सकता। ये मेरी बात आप सुन लेना, एक इंडस्ट्री सीक्रेट है जो अभी बताया नहीं गया लोगों को, लेकर अंदर की बात नहीं है, जो एचआर आपसे एक्सपेक्ट करता है। नहीं मानना, एक मेरे कहने से अगर आप एक ईए का कोर्स कर लेंगे तो आपको खुद वर्थ पता चल जाएगी, अपनी अपनी वर्थ खुद ही पता चल जाएगी आपको कि भाई ऐसा हो गया। ये क्योंकि एक यूएस टैक्स कोर्स, अगर आप वो भी कर लेंगे तो चल जाएगा, सीपीए भी होगा तो वो भी ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको ये सब बातें वैसे बता चुका हूं, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हायरार्की चेंज जब आप देखेंगे तो बेटा आप देखेंगे लास्ट में जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, सोचो दिवालिया हो गई या लिक्विडेट हो गई, तो उसकी एसेट्स वगैरह आपको पता है बेच देते हैं वो, है ना। उसकी जब एसेट वगैरह बिकती है, उस बेचने से जो पैसा आता है उसको क्या करते हैं, अपने डेट्स वगैरह जो उसने उठा रखे हैं उनको पे ऑफ करोगे। कुछ अगर बच गया ना तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, अगर कुछ बच गया तो। और लास्ट में अगर कुछ बच गया, चिल्लर बच गया या सोचो बचा ही ना, ये सब कॉमन इक्विटी के शेयर में आता है। तो जो बंदा जो सबसे लास्ट में रिस्क ले रहा है वही तो एक्चुअली असली मालिक है। एक एग्जांपल और बताता हूं, आपके घर में सोचो एक मेहमान वगैरह आए हुए, आपने खाना वाना चला दिया, आप देखना जो होस्ट ऑफ द फैमिली होता है, होस्ट ऑफ द जो भी होस्ट ऑफ द फैमिली है, वो हमेशा लास्ट में खाना खाता है। वो पहले क्या करे, सारे मेहमानों को खिलाता है, पहले देखता है जो एल्डर्स हैं पहले वो खाएं, फिर जो अपने ये जो यंग है, ये लेडीज हैं, पहले उनको प्रोवाइड करेगा, लास्ट में बच्चों को प्रोवाइड करेगा। जब सब खाना खा लेंगे, सारा मैनेज करता रहेगा, कुछ कम तो नहीं पड़ गया, वो बार बार लाता रहेगा, सर्विंग करता रहेगा कि भाई कम तो नहीं पड़ गया, दो लोगों को कंस्टेंट तो नहीं हो रहा निकालने में, कहीं कम पड़ गया हो तो बेचारे जो है उसमें से शर्मा शर्मी में खा रहे हैं, ऐसे नहीं। सब कुछ करेगा, जो ऑलरेडी पार्टी में आ रहे हैं उनको पहले होस्ट करने जाएगा, गेट पे खड़ा रहेगा, उनकी पार्किंग वगैरह को लोगों को बोलेगा भाई साहब इस पार्किंग वैलेट को, भाई इनकी पार्किंग वगैरह बिल्कुल सही लगा के रखियो। हर चीज मैनेज करेगा। जब कोई जा रहा है तो उसको सी ऑफ करने जाएगा, दीवार से भाई साहब ठीक है बड़ा मजा आया, ओके बाय। हर चीज करेगा बेटा। ये होता है होस्ट। लास्ट में फिर वो सबके साथ बाद में खाना खाएगा। खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, ये बात है। ये होता है होस्ट की बात, ये होती है मालिक की बात, जो घर का मालिक है, ये उसकी हरकतें, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट में इन सबको पे कर देगा, ले डेट निकल, ले सरकार टैक्स निकल, ये ले तू प्रेफरेंस डिविडेंड तू निकल, बाद में जो बचा वो हम खाएंगे। अगर बच गया तो ठीक है, नहीं खाए तो कोई नहीं, मालिक है, जिगरा रखते हैं मालिक वाला, सीधी बात है। तो ये है मालिक। मेरी बात समझ रहे हो? तो शेयर होल्डर के अंदर दो चीजें आती हैं, इक्विटी जिसको हम कॉमन भी बोलते हैं, एक होता है प्रेफरेंस। लेकिन ये जो प्रेफरेंस वाला है ना, नकली लोग हैं, ये मालिक नहीं है। अरे इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, ये 1% का राइट नहीं करते किसी डिसीजन लेने में। अलग एक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड में आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस करके कुछ होता है, वो अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलग गेम है, सेक्शन बी का कंसेप्ट है। अभी आप इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। तो एनालिसिस जब आए तो उन्होंने कहा भैया ये तो वायरस है, सीधी सीधी बात है, ये तो वायरस है भाई। हम तो ये चाहते हैं, हम तो यही तो दिखाते हैं आरओई से कि यार हमारा कंपनी का पैसा, मैं घर का पैसा, मालिक एक घर का पैसा उठा के लाया, उसमें कितना रिटर्न कमाया। लेकिन बात ये समझो, ये मालिक है कौन? ये शेयर होल्डर इक्विटी पूरे मालिक नहीं है, हमको असली मालिक चाहिए। इसके अंदर नकली, ये नकली मालिक है सारे, तो हमको असली मालिक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फॉर्मूला बेटा दुनिया का असली है और उसके अंदर नकली भी जुड़ा हुआ है। तो बट ऑब्वियसली बेटा करप्शन आएगा।
बेटा एक दूध के अंदर आप बेटा पानी मिला दोगे, शैम्पू ये जो लोग जितने भी करते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा? अडल्ट्रेटेड मिल्क ही आएगा। असली में नकली मिलाओगे तो नकली मतलब अडल्ट्रेटेड ही आएगा, मतलब नकली ही आएगा। तो आप नकली को फिर से असली बनाना चाहते हो, कैसे माइनस करो, कैसे निकालोगे? नकली में से बेटा नकली माइनस कर दो, आ जाएगा असली, असली आ जाएगा। सर ये आपने क्या बोला? ये सर कहा कहा किस खेतों की आप लॉजिक बता रहे हो? बेटा यही लॉजिक है दुनिया का, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नकली में से फिर नकली माइनस कर दोगे तो असली आ जाएगा ना, सीधी बात है। ठीक है, ऐसी ही बेटा इस शेयर होल्डर के अंदर असली मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों जुड़े हुए हैं, वो कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब नकली बन गया क्योंकि प्रेफरेंस नकली है। अगर आप किसी तरह इसमें से प्रेफरेंस माइनस कर दोगे, टोटल शेयर होल्डर में नकली माइनस कर दोगे, तो क्या आपके पास आंसर असली नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अभी ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला अमाउंट छोड़ो, नीचे देखो ये एवरेज कॉमन इक्विटी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जो आपके शेयर होल्डर अमाउंट है ना, शेयर होल्डर, उसके अंदर तो प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों जुड़ा है। कैसे माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर देना। जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस करते हो तो उसका बैलेंस माइनस कर दोगे, इक्विटी आ जाएगा। कौन सा इक्विटी? कॉमन इक्विटी। यूएस में कॉमन इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? सीधी लॉजिक है। ठीक है, अब मेरी बात, लेकिन अभी यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ। अभी डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा? कॉमन इक्विटी। मतलब ये कॉमन इक्विटी वाले अपना इतना पैसा उठा के मार्केट से ले आए, घर से ले आए। अब एक बात बोलो, ऊपर में आपने नेट इनकम लिखा है, क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मुझे एक बात बताओ, जो ये कॉमन इक्विटी वाले हैं, क्या आप, चलो मैं आपके सामने लिख देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो, ये है नेट, अभी आपने ऐसा फॉर्मूला बना लिया नेट इनकम, और आपने शेयर होल्डर से फिर वो प्रेफरेंस माइनस करे, आपका आ गया एवरेज कॉमन इक्विटी। क्या इस फॉर्मूले में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है? देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर कोई +2 वाला तो शायद वो ना समझ पाए। आपको इस फॉर्मूले कुछ झोल दिख रहा होगा। क्या झोल है? एक जो एनालिसिस्ट है, अगर आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो पता है एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या समझेगा? वो कहेगा ना, अच्छा जो लास्ट में मालिक लोग हैं उनको इतना नेट इनकम खाने को मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो नेट इनकम मिल गया, नेट इनकम। गलत है, झूठा है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एवरेज कॉमन इक्विटी को नेट इनकम से नहीं मिलता। आप बोलोगे सर ये कैसी अजीब बात है, आपने ही तो बता रखा है कि नेट इनकम इज द फाइनल, जिसको आप खा सकते हैं, जिसको मालिक लोग खा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, मालिक जब मैं बोलता था वो नकली मालिक हुआ करते थे, शेयर होल्डर हुआ करते थे, शेयर होल्डर के अंदर प्रेफरेंस भी इंक्लूड होता था। तो जब आपने प्रेफरेंस को रफा दफा करा, हटा के भगा दिया निकल, तो क्या उनका हिस्सा देके नहीं भगाया होगा? कि बेटा बिना हिस्सा अपना लिया तो वो भागेंगे नहीं। आपने टोटल शेयर होल्डर्स में से, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, प्रेफरेंस को माइनस करा, मतलब शेयर होल्डर्स में से प्रेफरेंस को निकाल दिया, निकल तू। क्या वो अपना हिस्सा लिए बिना चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनका हिस्सा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। आपने जब उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो ठीक है, वो गए, हाँ ठीक है अब निकल जाएंगे। तब आपने उनको यहाँ पे माइनस करा, इसका मतलब वो निकल गए। इसका मतलब अगर वो निकल गए तो आपने उनका हिस्सा दे दिया होगा, और हिस्सा कहां से दिया होगा? नेट इनकम में से। देखिए मैं आपको बताई, एक चीज बता देता हूं, अगर आपको शायद नहीं पता, ईबीटी आती है पहले, मतलब इंटरेस्ट, एबिट आती है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो ईबीटी आता है। फिर आप क्या करते हो? पहले टैक्स देते हो, सरकार को टैक्स देते हो। यहाँ पे जो आपके पास आता है उसको पीएटी या नेट इनकम भी बोलते हो, इसको नेट इनकम बोला जाता है। ठीक है, ये अमाउंट होता है। अब ये अमाउंट मालिक लोगों के बीच में बटेगा, लेकिन अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मालिक होते हैं दो के, एक होता है प्रेफरेंस और एक होता है कॉमन इक्विटी। मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देने को देना होता है, क्योंकि वो उनको फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है ना। अरे वो मालिक जैसे करेक्टरिस्टिक नहीं है ना, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको रिस्क नहीं लेना भैया, हमें अपने घर बच्चों की बताओ सैलरी वो देनी है, फीस वगैरह, हम तो एक फिक्स देंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते। कॉमन इक्विटी वाला जीरा हमारे पास नहीं, हम तो फिक्स दे दो, हम इनको बेटा फिक्स देकर रफा दफा कर देंगे। नेट इनकम के बाद हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया जाता है। अरे है तो चाहे नकली, नकली क्यों ना हो, मालिक तो है ना, चाहे नकली हो बेटा, मालिक लोगों को हमेशा टैक्स के बाद मिलता है। आपको पता है आपके पापा को जो सैलरी मिलती है आफ्टर टैक्स मिलती है, तो जो मालिक लोग होता है ना उनको टैक्स के बाद मिलता है, सारा खर्चा वर्चा देने के बाद। ठीक है, वो तभी खाएंगे। ऐसा ही ना आपके घर के पापा ने, आपके होस्ट जो भी आपके पार्टी में, पहले होस्ट ने खाना खा लिया फिर मेहमानों को देता है, ऐसा कभी होता है क्या? हमेशा बाहर वालों को खिलाया जाता है, क्योंकि बाई चांस हम खाने पे अगर आ गए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सीधी बात है बेटा, अगर हम खाने पे आ गए फिर तो कुछ बचेगा नहीं, बाहर वालों को क्या खिलाएंगे? इससे बेटर है पहले बाहर वालों को खिला दो, कुछ अगर बच गया तो चलो हम खा लेंगे। ये मालिकों वाली करेक्टरिस्टिक है, लेकिन प्रेफरेंस वालों को तो ये चीज सुननी नहीं है। तो बेटा प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड आप माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जब आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा, इसको पता है क्या बोलते हैं? आईएसी। इसको आईएसी बोलते हैं। बहुत डिटेल कंसेप्ट है बेटा ये, अपने इसको हल्के में मत ले लेना,
इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स या कॉमन इक्विटी। इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर समझो भैया, कॉमन शेयर होल्डर्स। मार्केट रेशियोज पढ़ाऊंगा, ईपीएस पढ़ाऊंगा, वहां पे कंसेप्ट आएगा बेटा ये वाला आईएसी अपॉन, एक कंसेप्ट आएगा ईपीएस का, फॉर्मूला है बेसिक ईपीएस का, आईएसी अपॉन वैंसो, WANCSO। बहुत डिटेल कंसेप्ट है बेटा, पसीने छूट जाते हैं स्टूडेंट्स को उस कंसेप्ट को समझने में। एक कंसेप्ट और है डाइल्यूटेड ईपीएस, उसका दूसरा है। हालांकि सीएमए यूएसए का अगर आप 3 अटेम्प्ट्स लगातार देखें, मेरे ख्याल से तो शायद उससे ज्यादा ही होगा, 3.5 अटेम्प्ट्स हुआ, 3 अटेम्प्ट्स मान के चलते, लास्ट 3 अटेम्प्ट से डाइल्यूटेड ईपीएस का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। लास्ट 3 अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन भी डाइल्यूटेड ईपीएस का नहीं आ रहा है, लेकिन आप कोई भी अगर आपके पास एलएमएस है उसके अंदर, लेकिन आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए अगर आप पास होने के लिए कर रहे हैं तो देखिए मेरा तो ऐसे लोगों से कोई वास्ता है नहीं जो बस सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको रियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाने के लिए पढ़ रहा हूं। तो आपका कॉल है भैया, फिर तो आपको करना है या नहीं करना, मैंने आपको बस एक एनालिसिस बता दिया, लेकिन मैं आपको 100 या 200% ये एडवाइस करूंगा, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही कि डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ना है। क्योंकि जिसने डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ रहे हो तुम फिर, है क्या पढ़ रहे हो? मत ब्लेम करो फिर सीएमए यूएसए को अगर उन्होंने आपको जॉब नहीं दी। तुम अपने आप से ट्रू नहीं हो, हॉनेस्टी नहीं हो। क्या आपने वो पढ़ाई करी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पता होनी चाहिए? कैसे कैसे मिल जाएगी आपको जॉब? अरे आप अपने आप को एक मालिक रख के देखो यार, आप किसी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रखना चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपकी सैलरी जा रही है, आप एक मालिक हो, आपने एक सैलरी कमा, आपने एक पैसा कमाया और उस पैसे को कमाए हुए आप उसको सैलरी दे रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे यार उसके पास वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या चाहते हो, वो चैट जीपीटी चलाएगा वहां पे बैठ के? ये इसके लिए सैलरी दे रहे हो आप? नहीं, फिर तो आपको एआई रख लोगे। आपने उस बंदे को क्यों रखा है? क्योंकि एआई से कुछ काम नहीं हो पा रहा होगा ना। दूसरा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उसको पूरी नॉलेज हो, लेकिन आप उस काम में पता चले उसको कुछ है ही नहीं, आ गए सैलरी लेने। कैसे बनोगे बेटा? ऐसा यही बात है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज ले लोगे तो बेटा फिर आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता जॉब लगाने में। अपने से ट्रू नहीं हो ना, अपने से ट्रू होगे तो चीजें पता चलेगी ना, भूख होगी ना नॉलेज लेने के लिए तो चीजें पता चलेंगी। अपने आप स्किल आ जाएंगे, क्योंकि भूख है ना नॉलेज लेने की, अपने आप स्किल आ जाएंगे, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अपस्किलिंग वगैरह हर चीज अपने आप हो जाएगी बेटा, बैंडविड्थ के साथ करना है, इतना होता नहीं है। आपको चीजें बीच बीच में समझाता रहता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाए, ठीक है? चलिए, आईएसी बोला जाता है, मतलब ये फाइनल इनकम है जो इनकम टू स्टॉक होल्डर बचेगी। ये कैसे निकला जाता है? क्योंकि यही तो एक्चुअली असली प्रॉफिट, यही तो एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, यही तो है जो एक्चुअली असलियत में अब कॉमन इक्विटी वालों को मिलेगा। यही तो कॉमन इक्विटी वालों को मिलेगा, ठीक है? कॉमन इक्विटी वालों को ये मिलेगा, इसलिए हमने यहां पे से नेट इनकम में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को रफा दफा कर दिया, क्योंकि यहां पे हमने टोटल शेयर होल्डर्स में से प्रेफरेंस इक्विटी माइनस करे थे। मतलब टोटल शेयर होल्डर में से लात मार के हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को भगा दिया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन वो ऐसे नहीं भागेंगे, वो ऐसे नहीं भागेंगे, गर्दन आपकी पकड़ लेंगे, वो बोलेंगे हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड लेके जाओ, हम देके जाओ, हम तभी निकलेंगे। तो यहां पे से उनका रफा दफा करा, तो ये जो इनकम बची इसको आईएसी बोला जाता है, अपॉन एवरेज कॉमन इक्विटी। आइए एक एग्जांपल करते हैं। नेट इनकम आपको दे रखी है 12 लाख की, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड कर दिया, पेड है यहाँ पे, बात ध्यान से सुनना। इसमें कुछ बताओ गेम है, मैं आपको अभी मार्केट रेशियो पढ़ाऊंगा, इसके अंदर भी बहुत गेम है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। सीएमए यूएसए एग्जामिनर को कभी भी हल्के में मत लेना, इतना सिंपल नहीं डालता, बताऊंगा। अरे ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए डालता हूँ ऐसा एग्जाम्पल। आप सोच रहे हो सर आप फिर बताते क्यों नहीं ऐसे एग्जाम्पल? मैं अगर सारे एग्जाम्पल भी बना दूंगा फिर वो क्वेश्चन सीरीज जो चलेगी उसमें क्या बताऊंगा, और ऐसा तो फिर लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा। ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। वो ऐसे, वो प्रेफरेंस डिविडेंड भी 2 टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, और आपके सीएमए यूएसए में पता है इतना डिटेल नहीं है, और भी बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, कंटिजेंट डिविडेंड्स, कंटिजेंट डिविडेंड्स, लिक्विडिटी डिविडेंड्स, इनके साथ कैसे इफेक्ट होती है ईपीएस वगैरह, आपके सीएमए यूएसए के पेपर में नहीं है, लेकिन ठीक है, देखिए सीपीए लेवल में मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है? होता तो मैं पढ़ाता आप लोगों को, चलिए कोई नहीं। तो लेकिन इसकी नॉलेज एक होनी चाहिए, देखिए मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ा रहा ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपको होनी चाहिए, और ये आप पे आप किसी तरह इसकी नॉलेज लीजिए, ठीक है? प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन 2024 कितना है? $1 लाख। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितना बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 60 लाख। ये यहाँ पे शब्द यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, शेयर होल्डर्स इक्विटी, मैंने आपको बताया था ये नकली मालिक है, इसके अंदर कॉमन इक्विटी और प्रेफरेंस इक्विटी दोनों इंक्लूडेड है। अभी आपको निकालना कैसे माइनस करे। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एट द क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 7 लाख है, और प्रेफरेंस स्टॉक एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, मतलब बिगिनिंग एंड एंड का दोनों दे दिया। तो क्या सर कॉमन है? अरे नहीं, बिगिनिंग का भी 5 लाख था, साल के एंड में भी देखा प्रेफरेंस, वो भी 5 लाख था। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा प्रेफरेंस डिविडेंड इश्यू नहीं करे होंगे ना, इसलिए वो सेम ही रहा, ठीक है? $5 लाख है, ठीक है? चलिए बेटा, अभी आंसर क्या है वो हम देख लेंगे, पहले मैं आपको निकाल के बताऊंगा एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। पहले, ओ सॉरी, कॉमन इक्विटी कैसे निकाले।
कैसे निकाले? देखो भाई, साल के शुरू में आपका टोटल नकली वाले मालिक कितने थे? टोटल नकली मालिक, टोटल मालिक है ना, इसके अंदर कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इक्विटी इंक्लूडेड है। कितना है? 2024 का बिगिनिंग का कितना है बता दो? अरे टोटल में से टोटल शेयर होल्डर, एक करके दिखाना, क्लोजिंग आप निकाल लेना फिर, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में से आप क्या करो, प्रेफरेंस वालों को उड़ा दो, प्रेफरेंस स्टॉक को उड़ा दो। टोटल कितने हैं? 60 लाख है। 60 लाख के अंदर, लेकिन 60 लाख के अंदर कुछ नकली मालिक दिए कितने? 5 लाख। तो असली वाले कितने हैं, मतलब कॉमन इक्विटी वाले कितने हैं? 55 लाख। ये हैं 55 लाख। ये है कंपनी के असली मालिक। ये ओपनिंग है, लेकिन बिगिनिंग, क्लोजिंग अब आप निकाल लोगे बेटा कैसे? क्लोजिंग कितने? 70 लाख। पांच क्लोजिंग का भी, प्रेफरेंस स्टॉक क्लोजिंग का भी 5 लाख है, तो ये आ गया 65 लाख। तो क्लोजिंग का आ गया 65 लाख। मैंने आपके सामने यहाँ पे निकाल दिया, देखो कॉमन इक्विटी बिगिनिंग का कितना है? 55 लाख। क्लोजिंग का कितना है? 65 लाख। अब आपके पास बिगिनिंग का भी कॉमन इक्विटी है, क्लोजिंग का भी कॉमन इक्विटी है, लेकिन ये तो एसेट है। जो ऊपर इनकम आएगी वो तो फॉर द ईयर एंडेड आएगी। कैसे निकाले? तो इसका एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो पूरे साल हमारे पास कितने कॉमन इक्विटी थे ही थे ऑल द टाइम, मतलब कितने कॉमन इक्विटी वालों का पैसा हमने पूरे साल यूज करा ही करा। कैसे करेंगे? इसका एवरेज ले लेंगे, 55 प्लस 65/2, 55 प्लस 65 12/12, 60 लाख। मतलब ऑल द टाइम, मतलब पूरे साल, ऑल द टाइम जो असली मालिक है वो धंधे में कितना पैसा अपना लेके आए? $60 लाख। तो $60 लाख का यूज करा होगा, तो ठीक है, यहां पे लिख दिया $60 लाख। ये लो बेटा, $60 लाख हमने यूज कर लिया। अच्छा, अब $60 लाख में से बेटा उन्होंने पैसा लगाया, तो वो ये तो यही देखना चाहते ना असली मालिक, कि हम $60 लाख घर से उठा के लेके आए। हम $60 लाख घर से उठा के लेके आए, तो इस $60 लाख पे हमको इस पे कितना रिटर्न मिल रहा है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, नेट इनकम लिख देते हैं। नेट इनकम मत लिख देना, मैंने आपको बोला था ना, नेट इनकम लेने की पूरी औकात है क्या? इनका पूरा राइट है कॉमन इक्विटी वालों को लेना? नहीं, क्योंकि आपने यहां पे देखिए टोटल शेयर होल्डर, टोटल इक्विटी में से प्रेफरेंस स्टॉक को भगा दिया। तो ये जो प्रेफरेंस स्टॉक भागे, अपना शेयर लिए बिना भागेंगे नहीं, तो आपने इनको शेयर दिया होगा। तो शेयर दिया होगा, कहां से दिया होगा? नेट इनकम में से तो दिया होगा। देखो नेट इनकम में से इनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। कितना है देखो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, ये है भैया $1 लाख। $1 लाख है। नेट इनकम कितनी है? $12 लाख। $1 लाख इनकम को रफा दफा कर दिया, देखिए ठीक है, तो बचा कितना? ये हो गया हमारा $11 लाख। $11 लाख हमारे पास पूरा नेट इनकम बचा। हमने एवरेज इक्विटी निकाल ली है, घर से ये इक्विटी वाले कितना लेके आया? $60 लाख। $60 लाख इन्होंने धंधे के अंदर लगाया और उस पे $11 लाख कमा लिया। ये उनका पूरा हक है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को निकाल दिया। तो कितना हुआ? 18.33%। मतलब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, असली मालिक जो है, जब वो घर से अपना $60 लाख लेके आते हैं और धंधे में लगा देते हैं, मेरी बात सुनो, उन्होंने एफडी गोल्ड में नहीं लगाया, वहां पे तो 8-9% का ब्याज मिल रहा है। उन्होंने जब उसको हटा के धंधे में पैसा लगाया, तो वो धंधा उनको कितना कमा के दे रहा है उस पैसे पे? 18.3%। मतलब एक असली मालिक, जो असली मालिक है, डिसीजन लेता है, वोटिंग राइट लेता है, स्ट्रेस लेता है, असली रिस्क लेता है धंधे के अंदर, असली जो मालिक है वो अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमा रहा है? पिछले केस में वो सब नकली मालिक भी थे, 22% जो आया था उसके अंदर नकली रिटर्न भी था, नकली मालिक भी थे, क्योंकि उनको हटाया, अब असली मालिक बचा। तो असली जो कंपनी का मालिक है, जो एक्चुअली असली कंपनी का मालिक है, कंपनी के मालिक मतलब जो कंपनी बेच भी सकता है और जो कंपनी खरीद भी सकता है, ये वो मालिक है। वो अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमा रहे हैं? 18.33% रिटर्न कमा रहे हैं। ये है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, ये एनालिसिस ने बताया। और आप सोच रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी है, एक अच्छा एनालिसिस भी है, ये बनना भी चाहिए था, क्योंकि उसमें तो बेटा प्रेफरेंस भी इंक्लूडेड थे ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। मैं यहां पे बोल रहा हूं रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी, मैं ऑलरेडी आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी पढ़ा चुका हूं, हमें पढ़ना है रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। देखिए इसकी जो सिमिलैरिटीज है ना, कुछ कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे ही है, बस एक फर्क ये है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर क्या है, वो शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी, मतलब प्रॉपर इक्विटी। अब इक्विटी तो दो तरीके के हो सकते हैं, उसने स्पेसिफिक नहीं बोला, उसने सीधा बोल दिया रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने आपको पहले बताया इक्विटी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉमन इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस इक्विटी, है ना। अरे इक्विटी को शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हो, एक तो कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और दूसरा होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो वहां पे जब एग्जामिनर आपसे पूछता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब टोटल कॉमन इक्विटी के पैसे पे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे आपने कितना नेट प्रॉफिट कमा लिया, ये तो वो बात है। लेकिन मैंने जब आपको बताया
मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स दुनिया में आए, एनालिसिस्ट आए, वो फर्दर इस चीज को लेके गए, उन्होंने कहा ये चीज ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि इक्विटी जो होते हैं वो कौन होते हैं? मालिक होते हैं। नो डाउट कॉमन इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही मालिक है, लेकिन आप मुझे बात बताओ इन दोनों में से असली मालिक कौन है और बस कहने कहने का मालिक कौन है? बेटा एक तो मालिक है और दूसरा बस एक कहने कहने का मालिक है, मतलब बस एक डेजिग्नेशन ले रखी है, लेकिन काम उसके एक्टिविटीज मालिक जैसे है ही नहीं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, जैसे मालिकों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो वो रिस्क लेते हैं, दूसरा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उनका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन प्रेफरेंस में ये दोनों ही नहीं है, ना वो कोई किसी टाइप का रिस्क लेते क्योंकि उनको एक फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता ही मिलता है। इन कॉमन इक्विटी वालों का कभी डिविडेंड मिलेगा तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। ज्यादातर कंपनी तो जीरो डिविडेंड पॉलिसीज पे चलती है जो ग्रोथ पे जाती है ना, तो इन बेचारों का तो ये हिसाब है। दूसरा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप किसी कंपनी के 100% प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीद लो, आप उसके 1% के मालिक नहीं बनोगे। मतलब अगर आप सोचते हो मैं किसी कंपनी के, आपको एक कंपनी खरीदनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूएस गैप के अंदर दो मेथड्स है, या तो आप शेयर से खरीद लो, है ना। अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो जनरली शेयर्स खरीद के उसके करते हैं, लेकिन वो शेयर्स जो यहाँ पे बोले होते हैं वो कौन से शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बात करता, वो वहां पे कॉमन इक्विटी की बात करता है। आपको कॉमन इक्विटी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि कॉमन इक्विटी से ही आपकी एक्चुअली ओनरशिप आती है। अरे आप प्रॉपर्टी के अपने मालिक इसलिए हो ना क्योंकि आप इसके ओनर हो, आप इसको बेच सकते हो, आप इसका किराया ले सकते हो, है ना। रिस्क भी आपका ही अगर लॉस होगा मार्केट के। प्रेफरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको डिविडेंड फिक्स डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो फिर तो उनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, हिरार्की में भी जब लिक्विड कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उनको कॉमन इक्विटी से सबसे पहले पैसा दिया जाता है, उनसे पहले पैसा दिया जाता है। तो भाई, और डिसीजन वो किसी टाइप का ले नहीं सकते, वोटिंग वो कर नहीं सकते, तो भाई साहब काय के मालिक लोग है? कुछ भी मालिक नहीं है, बस नकली नकली है, ठीक है। बस इसलिए मालिक की डेजिग्नेशन इनको बेटा दे रखी है क्योंकि ये नेट इनकम में से पैसा लेते हैं, आफ्टर टैक्स इनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। देखिए, पूरी दुनिया को पेमेंट देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो मालिक लोग क्या करते हैं, तभी तो खाना खाते हैं। सारी दुनिया की ऑब्लिगेशन देने के बाद, सरकार को टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया वही तो मालिक खाएगा। जैसे आपके पापा सैलरी लेके आते हैं, सारे ऑब्लिगेशन पे करके, सरकार को टैक्स पे करके जो बचा है उसी को तो फिर यूज करेंगे। यही होता है, इसलिए इनको मालिक बस इसलिए बोलते थे क्योंकि ये भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास वैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मालिक वाली, तो यही एनालिसिस ने बोला भाई ये तो नकली नकली वाले लोग हैं, नकली मालिक है, तो इनको हटाओ ना, इससे एक अच्छा रिटर्न नहीं पता चल रहा। अरे ये तो क्योंकि प्रेफरेंस लेके चले जाएंगे ना, इनसे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। एक वो क्या कहते हैं, एक अच्छा क्या कहते हैं, एनालिसिस नहीं मिल रहा, इनको तो फिक्स रिटर्न मिलना ही मिलना है। लेकिन हमको ये जानना है जो एक्चुअली असली मालिक है, जो एक्चुअली में अपना पैसा घर से लेके आए, मतलब जो असली मालिक है वो जो अपना पैसा लेके आए हैं, असली मालिक का मतलब क्या? कॉमन इक्विटी वाले। वो जो कॉमन इक्विटी वाले हैं, वो जो अपना पैसा घर से लेके आए हैं, उस पैसे पे हम उनको कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, या वो अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमा रहे हैं हमारे धंधे से, ये हमको जानना, और यही तो एक्चुअली पॉइंट है। अरे क्योंकि कॉमन इक्विटी ही तो असली मालिक है कंपनी के, वही तो डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर्स वो होते हैं असली लोग। अगर आपको किसी कंपनी को खरीदना है तो आपको उसकी कॉमन इक्विटी खरीदनी पड़ेगी। अगर आप उसके 100% प्रेफरेंस भी खरीदोगे, आप नहीं खरीद सकते उस कंपनी को, आप मालिक ही नहीं, आप क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले सकते, फिर क्या फायदा? एजीएम के अंदर आप डिसीजन ले नहीं सकते, क्योरम में आप बैठ नहीं सकते, फिर क्या फायदा हुआ? ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट था। तो ये एक रेशियो बनाई हो और एक अच्छी रेशियो है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया, और मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बता ही दिया अभी। लेकिन इंपॉर्टेंस तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो वो इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको वैसे कोर्स के करके बता दिया। अब करिकुलम में क्या क्या लिमिटेशन, सॉरी सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। ये पहले लिखा है एक्सक्लूड्स प्रेफरेंस इक्विटी। देखिए अब ये वैसे तो बस एक बनाने को लिमिटेशन सिग्निफिकेंस है, बनाने को सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये तो हमको ऑलरेडी पता है, एक्सक्लूड प्रेफरेंस इक्विटी। अरे तभी तो ये रेशियो बनाई गई भाई, ये आपको याद करना है क्या? याद करना है। अरे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी में फर्क क्या है? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा भाई साहब। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी क्यों बनाई गई? दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का एक महत्व पता चल गया लोगों को कि बनाना है? इसलिए भाई साहब क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस भी इंक्लूडेड है, और प्रेफरेंस होता है नकली मालिक, तो नकली नकली को साइड करो, क्योंकि हमको ये जानना है जो असली मालिक है, वो जो अपना पैसा धंधे में लेके आए हैं, हम उस पर कितना कमा के दे रहे हैं। क्योंकि नकली वालों को तो ऑलरेडी फिक्स मिल ही रहा है, वो तो चले ही जाएंगे लेके, फिर क्या फायदा हुआ? अपन को ये जानना है वो एक्चुअली कितना कमा, सीधी बात। तो ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, एक्सक्लूड्स प्रेफर्ड इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस वाले साइड हो जाते हैं। अच्छा है ना, प्रेफरेंस वाले साइड हो जाते हैं।
इससे हमको ये पता चल जाता है हम जो असली मालिक है वो अपना कितना कमा रहे हैं। बस ये लिखा हुआ है, द की डिफरेंशिएटर ऑफ ROCE एंड ROE इज दैट इट एक्सक्लूड्स प्रेफर्ड इक्विटी फ्रॉम द डिनोमिनेटर द इक्विटी बेस. This is crucial because preferred equity typically has a fixed dividend payment and do not participate in the residual earnings of the company in the same way common shareholders do. इसका मतलब रेसिडुअल इनकम मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर नहीं पता, देखिए ये पीएटी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से सबसे ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब ये है प्रॉफिट जो सारे के सारे मालिक लोग बैठ के खाएंगे. लेकिन मैंने बताया मालिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो असली और एक नकली. नकली मतलब प्रेफरेंस वाले. इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है क्योंकि उनको फिक्स डिविडेंड देके साइड कर देते हैं ना, अरे ले अपना फिक्स हिस्सा. अब बाकी जो बचा वो ये खाएंगे, कौन? इक्विटी वाले. तो पहले इन प्रेफरेंस वालों को माइनस कर देंगे, ये लो. अब जो बेटा बच गया, अब ये जो बच गया इसको जनरली आईएसी बोला जाता है, आईएसी या रेसिडुअल इनकम. ठीक है, या रेसिडुअल इनकम, वैसे इसका टेक्निकल नेम आईएसी है. ठीक है, इसका नाम है इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स या कॉमन स्टॉक होल्डर्स. इसको हम ये कॉमन इक्विटी वाले खाएंगे. ठीक है, तो इस पे इनका ये प्रेफरेंस वालों का इस पे रिटर्न, इस पे कोई हक नहीं है. अरे इस अच्छा दो मजे लेगा. एक तो तू प्रेफरेंस डिविडेंड भी ले रहा है और फिर जो बचा हुआ हमारा भी खाएगा. चाटे मारेंगे बेटा इसको तो, है ना, ऐसा तो होगा नहीं. तो इनको भगा देंगे. इसको तो ऑब्वियसली बेटा इस पे तो इक्विटी वालों का ही हक है. ओके चलिए, ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है. ट्रू रिटर्न फॉर ओनर्स, फिर वही बात आ गई. अरे भाई साहब इसलिए ही तो हमने ये रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी बनाई है. क्यों? ताकि हमको एक ट्रू रिटर्न पता चले. रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर दिक्कत क्या है, उसके अंदर एक नकली मालिक भी जुड़ा हुआ है, प्रेफरेंस वाला भी मालिक जुड़ा हुआ है. और प्रेफरेंस को तो ऑलरेडी हम फिक्स पेमेंट देते हैं, तो काय का रिटर्न, कैसा रिटर्न पता चलेगा? हमको ये जानना है जो असली मालिक है. हम अगर घर से पैसा, असली जो मालिक जिसको हमने कंपनी जिसने हमने खड़ी करी है, हम जो घर से पैसा उठा के लेके आए, उस पैसे पे हमको कितना रिटर्न मिल गया. अब प्रेफरेंस वालों की वजह से वो रिटर्न से गड़बड़ घोटाला हो गया, क्योंकि उन्होंने वो जुड़ जाएंगे तो डिनोमिनेटर बेस बढ़ जाएगा. उसके चक्कर में फिर नेट प्रॉफिट में भी वो जुड़ी रहेगी प्रेफरेंस डिविडेंड की इनकम, तो सब गड़बड़ घोटाला रिटर्न आ जाएगा. कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने एक्चुअली अपने पैसे पे कितना कमाया, जो असली मालिक है. ये बात थी, इसलिए ट्रू रिटर्न फॉर द ओनर्स लिखा है, मतलब मालिक. शब्द यहां पे सुनना, ओनर्स मतलब मालिक लोग, और मालिक लोग सिर्फ कॉमन इक्विटी होते हैं. By focusing solely on common equity, ROCE provides a cleaner and more accurate measure of return generated for the actual owners of the company. यही actual owners है, मैंने आपको बोला ना, प्रेफरेंस वाले are not actual owners. The common shareholder. This is the profit available to common shareholder for the reinvestment or distribution as common dividend. ये क्या लिखा है सर आपने, ये for reinvestment और distribution as common dividends, ये मैं आपको अभी बताऊंगा. ये तीसरा पॉइंट जो है हमारा, तीसरा पॉइंट भी बताऊंगा. असेसिंग मैनेजमेंट, ये दूसरा तीसरा पॉइंट ही है. ठीक है, री वाला पॉइंट मैंने दूसरे पे लिख दिया और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉमन डिविडेंड मैंने तीसरे पे लिख दिया. ठीक है, बताता हूं क्या. असेसिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मेरी बात सुनिए. ये जो मैंने आपको बोला ना आईएसी आ जाता है, कैसे आ गया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. बाकी मार्केट रेशियो में मुझे आपको एक रेशियो पढ़ानी है, ईपीएस करके. दो टाइप ऑफ ईपीएस होती है. ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपने एक्चुअली कितना अर्न कर लिया. मतलब अगर आप किसी कंपनी के एक शेयर को सब्सक्राइब करते हो, खरीद लेते हो, तो कंपनी आपको उस एक शेयर पे कितना कमा के देती है. बेसिकली ये पर्पस है ईपीएस का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताती. ठीक है, ईपीएस दो प्रकार की होती है, बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस. ठीक है, वो हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे. तो मैं वहां पे आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आईएसी का. ठीक है, और ये न्यूमरेटर वाला, न्यूमरेटर में लिखा जाता है आईएसी और डिनोमिनेटर का एक बेस है वैंसको, WANCO. वो क्या होता है वो देखेंगे वहीं पे. वेटेड एवरेज है ना, नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टेक होल्डर्स, वो निकालना पड़ता है बेटा, टेक्निकल है, वो देख लेंगे. आईएसी क्या होता है मैं आपको अभी भी यहाँ पे बताया. आईएसी क्या होता है, आपके पास पहले नेट इनकम आती है. अरे एबिट में से पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपके पास ईबीटी आता है. ईबीटी में से आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आपके पास पीएटी आता है, या नेट इनकम भी बोल सकते हो, जिसको पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट इनकम आता है. नेट इनकम में से फिर आप क्या करते हो, ये नेट इनकम है, अब मालिक लोगों के बीच में बटेगा, लेकिन पहले नकली मालिक को देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. अब जो पैसा बच जाएगा सबको देने के बाद, ये नकली वालों को भी साइड करके, उसको आईएसी बोला जाता है. मतलब ये है जो असली मालिक बैठ के खाएंगे, तो ये आईएसी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो आईएसी है ना, ये असली मालिक बैठ के खाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो तब ना जब हम उनको देंगे. सोचो 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ये असली मालिक है. 1 लाख शेयर होल्डर्स मतलब 1 लाख कॉमन इक्विटी है, मैं बोल देता हूं कॉमन इक्विटी. ठीक है, 1 लाख कॉमन इक्विटी मतलब एक्चुअली जो कंपनी के मालिक है ये 1 लाख है, और जो प्रॉफिट आपका आया है कंपनी से आईएसी वो 5 लाख आया. मतलब सब खर्चा वर्चा देने के बाद इन प्रेफरेंस वालों को साइड करके जो पैसा बच गया वो 5 लाख है. ठीक है, अब ये 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, ये बैठ के खाएंगे. ये
भाई इतना शोर मचा दिया। कोई नहीं, कोई स्टॉप मत करिए। हाँ, नहीं नहीं पॉज नहीं करी। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ, यहाँ से मैं कर लूँ। देख लो। तभी तो मैंने तुझे मना करा किसी का फोन मत उठाया कर। पता नहीं उन्होंने क्यों उठा लिया। चलो। अच्छा, ये जो आईएससी आया है 5 लाख रुपए का, अब ये बैठ के खाएंगे हमारे जो एक्चुअली कंपनी के मालिक है ना, जो एक्चुअल कंपनी के मालिक है कौन, ये जो 1 लाख वाले, 1 लाख। अब टेक्निकली क्या है देखो, 1 लाख वाले हैं, ये 1 लाख कंपनी के मालिक है एक्चुअली। इनको अब कितना पैसा मिल गया, अरे ये 1 लाख कंपनी के मालिक है ना, एक्चुअली ओनर्स। अभी कितना बैठ के खाएंगे, 5 लाख खाएंगे, ठीक है। तो 5 लाख खाएंगे, मतलब एक शेयर पे इनको कितना मिल जाएगा, 5 रुपए, $5। एक शेयर पे, यही है कंसेप्ट, यही है फंडा बेसिक ईपीएस। ये ईपीएस ही होती है, ऐसी निकाली जाती है ईपीएस, ये ईपीएस है। मतलब एक शेयर पे आप कितना कमा रहे हो, है ना। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स है, तो एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, $5 कमा रहा है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये एक शेयर पे कंपनी इनको $5 दे देगी कि भाई दे, तू 1 लाख कंपनी के मालिक हो, 5 लाख आ गया, अभी बैठ के खा लो सबके सब। अब मतलब एक बंदा कितना खाएगा, $5 खाएगा। लेकिन ये है खाएगा, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा या नहीं, पहले बात ये होती है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, देखिए डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, तो डिविडेंड अर्न और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आगे। डिविडेंड अर्न मतलब आपने कमा लिया, मतलब आपका हक है लेने का, मतलब आपको एक्चुअली किताबों में आपका आ गया कि आपने कमा लिया है, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे टेक्निकली एक शेयर पे आपका $5 खड़ा है, मतलब आपने कमा लिया है। कैसे, अरे 1 लाख कंपनी के मालिक है और $5 लाख की इनकम आ गई। अब ये इनकम किसकी है, इन 1 लाख वालों की तो है। तो कंपनी लेगी, अल्लाह $5 लाख बांट दिए सब 1 लाख वालों, ये सब बांट। तो एक के खाते में, एक के खाते में कितना आ जाएगा, अरे एक शेयर होल्डर के खाते में कितना आ जाएगा, $5 आएगा। ये है अर्नड, इसे बोलते हैं अर्नड। अभी बांटा नहीं है, अभी बस बताया, दिखाया किताबों में, ये देखो तुम 1 लाख वालों, तुमने ये 5 लाख कमा लिया। सोचो आपके पास बेटा एक लाख, आपके पास 1 लाख शेयर है कंपनी के, तो आप 1 लाख शेयर के मालिक हो। तो आपकी कंपनी ने बोला देखो देखो आप 1 लाख शेयर कंपनी के मालिक हो, आपने 5 लाख की इनकम कमा ली। अभी कंपनी ने आपको उठा के आपको दी नहीं है, बस दिखा रही है देखो आपने 5 लाख कमा ली। तो आप हिसाब लगा रहे हो, यार मेरे पास देखो मैं 1 लाख शेयर का मालिक हूं और मैंने इस पे 5 लाख रुपए कमा लिए। तो एक शेयर पे मैंने $5 कमा लिए, एक शेयर पे मैंने $5 कमा लिए ना, टेक्निकली सीधी बात है। लेकिन ये तो आप बेटा भी सपने देख रहे हो, ये आपके सपने हैं कि आपके हाथ में कंपनी ने आपको दिया। ये तो आप सपने देख रहे हो कि हाँ देखो मेरे पास 1 लाख शेयर थे, 5 लाख कमा लिया, एक शेयर पे $5 खड़ा है। अरे खड़ा ही खड़ा है, लेकिन वो आपके क्या अकाउंट के, आपके खाते में क्रेडिट हुआ, बेचारा खोल के देखो क्रेडिट हुआ नहीं हुआ, इसे कहते हैं अर्नड कर लेना। देखो रियल लाइफ में हम अर्न को तब बोलते हैं जब हमें मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट में अर्न का मतलब है कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, जरूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट जब हो गया, अर्नड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बोलते हैं कि भैया आपको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। मतलब एक्चुअली जब आप अपना अकाउंट खोल के देखोगे, क्रेडिट भी मिलेगा आपको $5 एक शेयर पे, मतलब पूरे पूरे 5 लाख आपके खाते में आ जाएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये जो आपको $5 लाख की इनकम दिख रही है 1 लाख शेयर पे, इस जरूरी नहीं है ये आपके खाते के अंदर आ जाएगी। मतलब आप अपना बैंक अकाउंट खोलोगे और आप देखोगे अरे कंपनी ने तो कहा था कि ये $5 लाख की इनकम कमा ली, हम अपने अकाउंट में खोल के देख रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रही भैया। तो आपने कंपनी से बात करी तो कंपनी ने कहा ये बस आपने अर्न कर लिया है, मतलब आप इसके मालिक हो, आपका हक है पूरा पूरा इस 5 लाख की इनकम पे। लेकिन आप भूलो मत कि आप मालिक भी हो। उसने कहा भाई मालिक है तभी तो मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं इस प्रॉफिट पे, मालिक है तो प्रॉफिट हिस्सा मांगेगा या एम्प्लॉय हिस्सा मांगेगा, हम तभी मांग रहे। तो बोल रहा भाई साहब आप समझ नहीं रहे, मालिक का काम प्रॉफिट बस खाना होता है नहीं, मालिक की जो हाई प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बोला पुराने टाइम में, बाबा दम जमाने में बेटा होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब वो जमाना गया, अब है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो भाई हर कंपनी के मालिक का अब एक ही टारगेट है, इवन शेयर होल्डर्स का, कि उनकी कंपनी में वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज, मतलब ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो बढ़ता से बढ़ता पे बढ़ता रहे।
फॉर एग्जाम्पल आज ये कंपनी का एक सोचो, आपने शेयर खरीदा मार्केट से, मैं सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज। सोचो एक कंपनी का शेयर $100 का है, तो आप चाहोगे कि वो $100 का ही रहे हमेशा। आपने $100 का खरीदा है तो आप चाहोगे नहीं कि क्या वो $200 का हो जाए, क्योंकि ताकि जब आप बेचो आपको 2 गुना प्रॉफिट हो जाए, आप चाहोगे। आप कोई भी एसेट तभी तो खरीदते हो, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह क्यों ना हो गई, कि सिर्फ ताकि कीमत अप्रिशिएट हो, बढ़ती रहे, है ना। इसे ही कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो आप लोगों ने ये बोला, ये तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस $5 लाख हम तुझे बांट देते हैं, लेकिन फिर वो सपना भूल जा, वो ख्वाब भूल जा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, या तो तुम अभी खा लो, क्योंकि अगर तुमने सारे प्रॉफिट अभी खा लिए तो कंपनी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। हो सकता है वो धंधे, उस प्रॉफिट को धंधे में यूज कर लेती, उससे कुछ एसेट्स खरीद लेती और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेती। अरे किसी को वो पैसा ब्याज पे दे देती, लोन पे, उस पर अच्छा खासा ब्याज कमा लेती। अरे ब्याज कमाती, अरे ब्याज कमाती तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखती, इनकम बढ़ती तो नेट प्रॉफिट बढ़ता, तो आप ही का तो पैसा बढ़ता। मतलब कुछ भी बढ़ सकता था। अब आपको कंपनी ने पैसा दे दिया, ये सब ख्याली पुलाव छोड़ो, अब वो आप जिद पे अड़े हो कि नहीं नहीं हमको तो आप प्रॉफिट दो, हम तो खाएंगे, तो आपको चलो उसने दे दिया, तो अब कंपनी के पास पैसा है नहीं, अब कंपनी को कोई चीज खरीदनी है, एसेट खरीदनी है, मशीनरी बाहर से मंगवानी है, पैसा तो है नहीं क्योंकि उसने तो आपको बांट दिया। तो क्या करेगी, अब लोन मांगेगी, अब लोन मांगेगी तो वो तो ब्याज पे आएगा, अब ब्याज पे आएगा तो प्रॉफिट आपका ही अगली बार डिस्ट्रीब्यूट हो, कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे प्रॉफिट कैसे कम हो गया, आप ही की तो वजह से हुआ है। आप क्योंकि उस टाइम जिद कर रहे थे कि भैया हमको प्रॉफिट दे दो, तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट बांट दिया। अब प्रॉफिट कंपनी ने बांट तो दिया, लेकिन अब बेचारे के पास पैसे की सप्लाई तो है नहीं। अब अगली बार उस बेचारे को कुछ खरीदना है तो वो क्या करेगा, पहले घर के जाके तो देखिए कि भाई मेरे पास पैसे हैं खरीदने के। आप कोई भी चीज खोल देख खरीदते हो तो देखते हो ना पर्स खोल के, हमारे पास पैसा है भी खरीदने का या नहीं है। तो कंपनी के पास तो है नहीं, क्योंकि उसने तो आपको बांट दिया पैसा, प्रॉफिट आप जिद कर रहे थे। तो उसको बाहर जाके मांगना पड़ेगा, अब उसके चक्कर में उसको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करेगी, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम करेगा तो इस पर 5 लाख कमाया तो अगली बार सिर्फ 4 लाख कमाएगी। अब आप फिर बोलोगे भाई साहब 1 लाख कैसे कम हो गया, क्योंकि ब्याज दिया है ना भाई। अब आप इसको कुछ नहीं बोल सकते, कंपनी ने यही बोला था, या तो तू इस साल मुझे ले ले प्रॉफिट लेके पूरा, अब अगले साल लेकिन देख ले पिटाई ले ले, ऐसा। अगर ये होता है कंपनी के मालिक का, कंपनी के मालिक का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट खाने, आप बस प्रॉफिट खाने आए हो। कंपनी के मालिक क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं उस प्रॉफिट को। अरे भाई साहब आप, क्योंकि उनको पता है अगर हमने इस साल प्रॉफिट खा लिया तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को सेव कर लेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे, हर साल अगर इस साल का भी प्रॉफिट सेव कर लेंगे, अगले साल का भी प्रॉफिट सेव कर लेंगे, अगले से अगले साल का भी कर देंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी का टारगेट है आगे अपना गोल, जो उनका मिशन है उस पार्ट 1 का सेक्शन बी में जो मैं आपको पढ़ाता हूं, उसको अचीव करना। तो उसको अचीव करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। जैसे एक कंपनी अभी डोमेस्टिक डोमेस्टिक चल रही है, उसको चाहती है कि मैं अपने इंटरनेशनल चेन्स पे लगाऊं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी बढ़ाऊं। कैसे होगा ये पॉसिबल, बिना फाइनेंस के तो होगा नहीं। तो फाइनेंस कहां से आएगा, या मैंने आपको बताया 2 तरीके से आएगा, या तो आप घर से उठा लाओ, नहीं है तो बाहर से ले लो, लेकिन बाहर से तो फिर फोकट में थोड़ी ना आएगा, उसमें तो ब्याज देना पड़ेगा। तो कंपनी यही चाहती है भाई, क्यों ब्याज दें, क्यों ब्याज देंगे, जबरदस्ती प्रॉफिट कम होगा तो हम घर से ही यूज कर लेंगे ना। लेकिन घर के लिए तो फिर घर में पैसा होना चाहिए ना, तो सेव करेंगे ना, ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको जोड़ के रखेंगे और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक दिन उसी पैसे को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपके जैसे शेयर होल्डर बस कंपनी, बस मालिक के नाम पे ये डेफिनेशन रट के आ गए कि हम तो प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। आपको सारा प्रॉफिट बांट देगी तो फिर तो सस्टेनेबल का तो बेटा कुछ नहीं हुआ, फिर तो आगे जाके बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। मतलब ये है। तो मालिक आप देखो, एक जो कंपनी में वैसे आप रियल मालिक हो, कॉमन इक्विटी, लेकिन देखिए आपकी भी एक लिमिटेशन है, आप कंपनी के मैनेजमेंट में तो वैसे बैठते नहीं हो ना। जैसे रोज रिलायंस में सोचो अंबानी है, वो तो रोज ही डिसीजन लेता है, रोज ही बैठता है वहां पे मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में, आप तो बैठते नहीं वहां पे, है ना। तो आप ये सोचते कि भाई हम तो बस प्रॉफिट खाने आए हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का काम तो उसका है, ऐसा नहीं है। आप एजीएम के अंदर जाते हो, क्योरम के अंदर जाते हो, आप भी तो वोटिंग डालते हो, तो आपकी वहां पे डिसीजन कंसिडर कर ली जाती है, सीधी बात, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट खाने नहीं आए हो, ठीक है। तो आपको मालिक जैसा सोचना है। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट खाना है तो बेटा फिर तो आप अपना पाथ बदल लो, कॉमन इक्विटी से एग्जिट ले लो और प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर आ जाओ। क्योंकि इसलिए तो उनको मालिक नहीं बोलते, क्योंकि उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं। वो कह रहे नहीं हमको तो प्रॉफिट चाहिए, तो भाई उनकी एक अलग ही कैटेगरी बना दो, लोग प्रेफरेंस वालों, उनको एक हमेशा एक फिक्स डिविडेंड प्रॉफिट में से निकाल के 4-5% निकाल के हर साल दे देंगे और रफा दफा कर देंगे, यही। लेकिन कॉमन इक्विटी वाले भाई साहब ऐसा नहीं सोचते, इनका माइंडसेट ही मालिक जैसा है। तो कहा कोई नहीं भाई साहब रिटर्न मत दे, अच्छा ही है तू कंपनी में जोड़ के रखेगा पैसा, अब कंपनी में पैसा जोड़ के रखेगा तो हमारा एक्चुअली शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज ही होगा। अच्छा ये जो जोड़ने को बोलते हैं ना, ये जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कंपनी पैसा जोड़ के रख लेगी जोड़ के रख लेगी, इसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग, इसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलग अलग हिसाब होते हैं, पार्ट 1 के सेक्शन ए में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या क्या हिसाब है।
मोटा मोटा हिसाब ये है यूएस गैप के अकॉर्डिंग कि रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस इससे एडजस्ट होते हैं, हर चीज के साथ बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स इसके साथ एडजस्ट होती हैं। वो पार्ट 2 का कंसेप्ट है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मैंने क्या बोल दिया आपको, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। इससे कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा डिटेल आपके करिकुलम में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये एक वो अर्निंग होती है जिसमें कंपनी क्या करती है, आपको प्रॉफिट जो होती है वो बांटती नहीं। अच्छा, ये जो मैं आपको बोलता हूं ना, कंपनी प्रॉफिट आ गया आपको बांट दिया, उस चीज उसका एक नाम होता है, जब एक प्रॉफिट कंपनी कमा लेती है और उसको अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, शेयर होल्डर्स मतलब कॉमन शेयर होल्डर जो एक्चुअली कंपनी के मालिक है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका एक नाम होता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये सब हमारे सेक्शन बी के कंसेप्ट है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। डिविडेंड मतलब एक एक ऐसी चीज, एक ऐसी अर्निंग जो शेयर होल्डर्स के जब हाथ में आती है, वो होती है जो कंपनी अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है अपने मालिक लोगों के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको डिविडेंड बोलते हैं। और रिटेन अर्निंग्स मतलब कंपनी वो पैसा बताओ बांटती नहीं है, क्या कहती है आप लोगों को कि भाई इस साल हम अपना ये प्रॉफिट बांट नहीं रहे, हम इसको दोबारा धंधे में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो ये एक्चुअली आपके लिए बढ़िया ही है। अरे ये आपके लिए बढ़िया, क्योंकि देखो जितना पैसा आप जोड़ के रखोगे, जितना ज्यादा पैसा जोड़ के रखोगे, तो बेटा आपकी रिटेन, आपका इक्विटी बेस बढ़ी तो जाएगा। अरे आपका इक्विटी बेस बढ़ेगा ही। अब जितना ज्यादा इक्विटी बेस बढ़ेगा और आपने रिटेन्ड अर्निंग जोड़ के रखी, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं कंपनी को, तो बाहर से वो पैसा उठाएगी नहीं, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा। अरे बाहर से पैसा नहीं उठाएगी तो ब्याज तो देना नहीं पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट भी तो इंक्रीज ही होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी आरओई बढ़ जाएगी, है ना, आरओई भी बढ़ जाएगी और आरओसीई भी बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ जाएगी। तो आप बड़े खुश हो जाओगे, आप बोलोगे देखो हमारे रिटर्न पे कितना, हमारे पैसे पे कितना अच्छा रिटर्न हम कमा रहे हैं। अभी कमाया नहीं है, मैं यहाँ पे वो शब्द सुनना, कमाया नहीं है। यहाँ पे आपको देखो आरओसी 12% है, इसका मतलब ये नहीं आपके खाते में 12% क्रेडिट हो गए, नहीं, आपने सिर्फ अभी अर्न करा है। आप सब देख रहे हो, सपने हैं, किताबों में दिख रहा है, भाई साहब देखो हमने कमा लिया, मिला क्या, नहीं मिला ना, इसलिए ये अभी बस कमाया है, आपने कमाया नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेटा फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, ये इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। अभी वैल्यू क्रिएशन कैसे बताता हूं। अब आपने इतना 12% कमा लिया, अब बड़े खुश हो, आपने अपने दोस्तों को जाके बताया, ये देख मैंने अपने पैसे पे 12% कमाया, तुम लोग अपने पैसे पे एफडी पे सिर्फ 7-8% कमा रहे हो। वो बोल रहे हैं यार हम सही कह रहे हैं, हम तो अपने पैसे पे 7-8% सालाना कमा रहे हैं, ये तो वैसे 12% कमा रहा है। वो कह रहा है भाई साहब हमको भी बता दे सीक्रेट कैसे कमा रहा है। तो आपने बताया देखो हमने तो इस कंपनी में अपना पैसा लगा दिया था, हम इक्विटी शेयर होल्डर इसके बन गए, कॉमन शेयर होल्डर बन गए, तो ठीक है हमको इतना इस पर रिटर्न मिल गया। तो उसने कहा भाई हमको भी खरीदा दे, तो इसने इनको बताया, उसने दूसरे लोगों को बताया, ऐसे बात मार्केट में बेटा फैल गई बात आपकी तरफ। तो पागल हो गए लोग खरीदने, इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, भाई हमको भी दो, हमको भी दो, इन्फ्लेशन से भी ज्यादा कमा के दे रहा है। तो लेकिन दिक्कत क्या हो गई भाई साहब, अब कंपनी के शेयर्स तो लिमिटेड है ना मार्केट में। सोचो लोग खरीदने वाले आ गए 10,000, लेकिन कंपनी ने तो सिर्फ सोचो 5-6 हजार ही शेयर निकाल रखे हैं। तो सप्लाई ऑफ शेयर्स आर लिमिटेड, लेकिन डिमांड तो बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तो बढ़ी जाएगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ गई तो क्या वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो गई। अरे आपकी मार्केट प्राइस बढ़ गई, आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ रही है, तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो रही, मैक्सिमाइज हो रही है ना भाई साहब। आप कभी भी बेचोगे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, सीधी बात है, वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई, तो वैल्यू क्रिएशन नहीं हो गई, इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स को जनरली समझ नहीं आता कि क्या है सर ये क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कॉमन स्टेक होल्डर्स। जितनी एक्सप्लेनेशन है उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल लगा के, और थोड़ा थ्योरी पढ़े। ROCE directly evaluates how efficiently management is using the capital contributed by common shareholder। मतलब ROE जितना ज्यादा है, ROE जितना ज्यादा है भाई साहब, उससे यही तो प्रतीत होता है कि भाई साहब कि आपने कंपनी के जो कॉमन स्टेक होल्डर है, उनसे जो असली मालिक है, उनका पैसा लगा के आपने कंपनी पे लगाया, तो कितना ज्यादा रिटर्न आप कमा रहे हो। जितना ज्यादा रिटर्न उतना बढ़िया, इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो कॉमन स्टेक होल्डर्स का पैसा। अरे जितना ज्यादा रिटर्न आप उनको उस पर कमा के दे रहे हो, तो कॉमन स्टेक होल्डर को एक तसल्ली है ना यार, हमारा पैसा सही जगह लगा है, अच्छा रिटर्न कमाया। कभी इस साल 12 इसने दिया, अगले साल ये 13 दे रहा है, अगले साल 14 दे रहा है, वैसे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हमारा पैसा ये एफिशिएंटली यूज कर रहा है, बढ़िया, ठीक है। A higher ROIC indicates that management is doing a better job for translating common equity into net income. सीधी बात है। Value creation for a common shareholders perspective, ROCE is a vital metric for understanding if their investment is truly creating value. Creating के value कैसे होती है? Wealth maximization से। अरे wealth maximize हो गए तो value creation नहीं हो जाएगी। अरे आप iPhone क्यों खरीदते हो?
एक आईफोन खरीदने में आपको क्या है, एक ऐसा क्या मिलता है, सुकून मिलता है आपको, एक वैल्यू क्रिएट होती है, वो एक अंदर की फीलिंग कि भाई साहब हम दूसरे फोन से अलग हैं, हम इस वाले फोन को जब खरीदते हैं और दूसरे फोन की जब सर्विसेज यूज करते हैं तो हमको कुछ अलग क्रिएशन होती है, हमें एक अलग सेंस ऑफ फीलिंग आती है। वो क्या है, वो वैल्यू है, आपको एक अलग वैल्यू मिलती है उस फोन को चलाने से, तभी तो आप खरीदते हो, वरना क्या है उसमें भाई, यही है। तो कंपनी, एक शेयर होल्डर, जो ये लोग हैं शेयर होल्डर, जब इस कंपनी, दूसरी कंपनी इसमें भी पैसा लगा सकते थे, लेकिन इस कंपनी में पैसा लगा के इनको एक्स्ट्रा क्या मिल गया, वैल्यू। कैसी वैल्यू, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है। हो सकता है दूसरी कंपनी में पैसा लगाने से उनकी मार्केट वैल्यू शेयर बढ़ ही नहीं रही, इसमें बढ़ रही है, तो वैल्यू क्रिएशन हो रही है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस दिस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड रिसोर्स एलोकेशन दैट इंपैक्ट कॉमन शेयर होल्डर्स। डिविडेंड, अब वो तीसरा पॉइंट है डिविडेंड पोटेंशियल एंड शेयर होल्डर्स रिटर्न। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब अभी कंपनी ने पैसा जोड़ के रखा है, बांटा नहीं है, लेकिन अब ये तीसरा पॉइंट है कि कंपनी बांट सकती है, मतलब डिविडेंड पोटेंशियल, मतलब बांटा अभी भी नहीं है, डिविडेंड का पोटेंशियल है, मतलब कंपनी की औकात है कि वो डिविडेंड बांट सकती है, डिविडेंड बांट सकती है। अरे सोचो ना, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर अभी आपको क्या बताया, आप 1 लाख शेयर होल्डर्स की कंपनी के कितने, टोटल कितने अंदर शेयर होल्डर्स हैं, अरे कितने मालिक हैं, 1 लाख, और टोटल प्रॉफिट कितना कमा लिया मालिकों ने, 5 लाख, तो एक मालिक को अपने खाते में कितना मिला, $5, लेकिन मिल गया क्या, नहीं, अभी बस आपने कैलकुलेट करा, मिला क्या, नहीं, इसे कहते हैं डिविडेंड पोटेंशियल। मतलब अगर कंपनी बांटने पे आए, मतलब कंपनी फुल अपना बताओ खुला दिल रख दिया, लो यार तुम 1 लाख मालिको, पकड़ो ये 5 लाख तुम्हारा ही है, बांट दिया, ये लो पकड़ो खा लो, पूरा 5 लाख बांट दिया। तो एक अगर कंपनी बांटने पे आए तो एक मालिक को कितना डॉलर मिल जाएगा, अरे बताओ ना, एक मालिक को कितने डॉलर मिल जाएंगे, अरे 1 लाख शेयर होल्डर है तो एक शेयर होल्डर नहीं बोल सकते, एक शेयर होल्डर मतलब एक मालिक, तो एक मालिक को अपने खाते में कितने मिल जाएंगे, $5। इसे कहते हैं डिविडेंड पोटेंशियल, मतलब कंपनी में बेटा डिविडेंड पोटेंशियल है। वैसे ये ईपीएस कॉन्सेप्ट है। अब रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सोचा आपको वहां पे बताया था 12%, तो 12% भाई साहब कंपनी मतलब शेयर होल्डर का पैसा यूज करके, कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज करके उस पर 12% रिटर्न कमा के दे रही है। एफडी पे तो आपको 7-8% ब्याज मिलता, यहाँ पे आपको 12% मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न तो मिल रहा है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी मैंने आपको बोला अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, पोटेंशियल है, बस दे सकती है, अब जब भी मूड होगा तो दे देगी, जब भी मूड। अब बेटा कॉमन इक्विटी वाले भी कुछ ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं कंपनी को कि भाई साहब बांटो बांटो, क्योंकि अब ज्यादातर फाइनेंशियल लिटरेसी आ चुकी है। देखिए पुराना टाइम था जब नया नया पब्लिक टाइम आया था, ये शेयर्स वगैरह लोगों को पता चले, ज्यादा उन्होंने नॉलेज उनको थी नहीं, बस ये था कि भाई साहब इसमें कुछ हम कमा लेंगे, तो लोग पागल होते थे डिविडेंड लेने के लिए, लेकिन अब नहीं है। अब क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई तो लोग समझ गए भाई साहब डिविडेंड लेने से अपनी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी ही इफेक्ट होगी, रहने दो, इंटरनल जितने ज्यादा पैसा कंपनी जोड़ के रखोगी उसको बाहर से कम डिपेंड होना पड़ेगा पैसा उठाने के लिए, अच्छा ही है। क्योंकि आजकल आपको पता है बेटा, चलो बाहर की बात, देशों की तो बात अलग है, बाहर के देशों की बात अलग है, वहां पे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होता है, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ मार्केट से बेटा अच्छा ही अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना ही हो अभी। देखिए क्योंकि यहाँ पे तो आपका बेटा, आप अगर ब्याज उठाने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिल रहा है, 7-8, अगर आपको बिजनेस चलाना है, लोन लेना है, तो 7-8% का तो यहाँ पे लोन ही मिल रहा है। अलग अलग कैटेगरी है, मैं तो बस एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। बाय चांस वो चीज नहीं चली तो आपको फिर अगर लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ेगा, तो भाई साहब उस पर फिर ब्याज दो, तो यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत है ना। अब जापान और रशिया वाला सिस्टम, यूएस तो है नहीं कि यहाँ पे आपको 1-2% के रेट पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप आराम से चुका दोगे, तो यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, चलिए आ जाइए। डिविडेंड पोटेंशियल मैंने आपको बताया, क्या बोल रहा है, a consistently higher ROCE suggests that a company is generating strong profit from its common equity, making it more likely that a company will be able to pay out dividends to common shareholders or reinvest profit for the future growth, which ultimately benefits दोनों केस में, चाहे तू बांट दे या कर दे, लेकिन बांट दोगे बस अभी अभी का मजा मिलेगा, आगे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। री इन्वेस्ट करोगे तो अभी का थोड़ा सा दुख है, क्योंकि अभी हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन आगे बहुत सुखी सुख है, ये है। ठीक है, फिर ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या माइंडसेट रखते हो। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, कंपनी विद स्ट्रॉन्ग आरओसी आर जनरली मोर अट्रैक्टिव टू इक्विटी बिकॉज इट सिग्नल रोबस्ट एबिलिटी टू प्रोवाइड रिटर्न। मैंने आपको वही अभी बताया ना, लोग बताएंगे खुशी हो जाएंगे, देख मुझे 12 मिल रहा है, खुशी फैलाएंगे, तो ये होता है, अट्रैक्टिवनेस आती है, दूसरे इन्वेस्टर्स भी आप पे अट्रैक्ट होंगे, यार ये तो बहुत अच्छा जगह है, 7-8% का बस हम एफडी पे कमा रहे। कंपेरेटिव एनालिसिस, इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग मतलब एक स्टैंडर्ड आप सेट कर दोगे कि भाई इस साल अगर 12%, इस साल अगर 12% है तो अब इससे नीचे नहीं जाना अगले साल, क्योंकि देखिए आप क्या है,
आपने 12% कमा लिया तो आपके शेयर होल्डर्स को अब आदत हो गई है 12% कमाने की। अगर आपने गलती से अगले साल 11% उनको दे दिया तो फिर भाई वो उनको ख्याल आने लग जाएंगे कि ये इस पे 1% कहां चुक गया है। भाई 12% आराम से जब कंपनी हमको कमा के दे रही तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि इसने हमको 11% कमा के दिया, 1% में कहां दिक्कत हो गई। यहां पे फिर एक डर का माहौल आ जाएगा। अब जब डर का माहौल आ जाएगा, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइवेट मूवमेंट हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ हेरा फेरी चल रही है, हो सकता है इंटरनल मैनेजमेंट में गड़बड़, है ना। इंटरनल मैनेजमेंट मतलब ये जो हम रेशियोज वगैरह निकाल रहे हैं इनमें कुछ ऊपर नीचे हो गया है ना, मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्या दिक्कत हो गई। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे आजकल एआई आ रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी वही पुराने मेथड से चल रही है, अभी भी वही लेबर इंटेंसिव मेथड यूज हो रहे हैं, ऑटोमेशन आ गया आजकल इंडस्ट्री के अंदर। तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट इफेक्ट्स होंगे, आपको ऑर्डर कम मिला करेंगे। अरे आप अगर अभी भी लेबर इंटेंसिव है तो आपको क्यों कौन ऑर्डर देगा, वो देंगे, देखो भाई ये तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, फुल ऑटोमेशन है, जल्दी बना के दे देगी, उसको ऑर्डर देंगे। तो कहां दिक्कतें आ रही हैं, तो ये चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, कहां प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, किधर दिक्कत है। तो आप क्या एक स्टैंडर्ड बना लो कि भाई साहब हमने एक स्टैंडर्ड बना ली, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है स्टैंडर्ड बनाना, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में भी वेरिएंस आ जाते हैं, एक आपने स्टैंडर्ड बना दिए, फिर आप देखोगे एक्चुअली कितना हो गया, अब एक्चुअली हो गया 11%, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जिन जिन जो रिस्पॉन्सिबल उन सबकी गर्दन पकड़ के पूछोगे भाई साहब कहां दिक्कतें आ गई, कहां ये दिक्कत तुमने करी, ये इन्वेस्टर बनना जान खा जाएंगे। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, ये वेरिएंस रिपोर्ट्स होती हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है वेरिएंस रिपोर्ट निकालना। देखिए ये पार्ट 1 का कंसेप्ट है, सेक्शन सी में, ठीक है, जो हमको पढ़ना है, ये आपकी फील्ड का काम है, तभी आपके सीएमए यूएसए में उस क्वेश्चन भर भर के आते हैं पार्ट 1 के वहां से, ठीक है। अच्छा, अब आइए बेटा लिमिटेशंस ऑफ रिटर्न और कॉमन इक्विटी। देखिए इसके जो लिमिटेशन है ना, ज्यादातर बिल्कुल वही रिटर्न ऑन इक्विटी जैसी है, जो हमने रिटर्न ऑन इक्विटी में लिमिटेशंस पढ़े बिल्कुल वही है, क्योंकि कुछ खास फर्क तो है नहीं ना इसके अंदर। अरे जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर जो लिमिटेशन रिटर्न ऑन इक्विटी की है वही तो इसकी भी होगी। अरे क्योंकि दोनों ही तो इक्विटी, अरे चाहे है तो ये असली है वो नकली, उसके अंदर नकली भी मिक्स है, लेकिन है तो दोनों ही मालिक। तो जो चीज मालिक को इफेक्ट कर रही है वो तो इसको भी करेगी, फिर सीधा पॉइंट है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या है पहला, इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, वो उसमें भी था, देखो इसमें भी आ गया, बट ऑब्वियसली इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज तो करेगा। कैसे, देखिए आप बताओ, आर्टिफिशियली भी आरओई को बढ़ा सकते हो। देखिए ये फंडे वाला गेम है, यहाँ की किताबों ने लिखा, आप अगर आरओई को बढ़ाना चाहते हो ना तो आप इसको आर्टिफिशियली भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो ये देखिए, देखिए मैथमेटिक्स का गेम है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा समझोगे ना तो आप इसको बढ़ा दोगे। एवरेज कॉमन इक्विटी, यहाँ पे आरओसी लिख रहा हूं। आप मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आप कोएफिशिएंट इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब कोएफिशिएंट मतलब ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो दो तरीके, या तो नेट इनकम बढ़ा दो, या तो नेट इनकम बढ़ा दो या इक्विटी को घटा दो। दो तरीके हैं आपके पास, या तो डिनोमिनेटर का बेस घटा दो, डिनोमिनेटर का बेस घटा दो तो आपका कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, अगर डिनोमिनेटर का बेस नहीं घटा सकते, जो कि यहाँ पे बड़ा खतरनाक है भाई साहब, कोई इक्विटी को ज्यादातर डिक्रीज करता नहीं है, श्रिंक नहीं करता, वो अलग बात है, बायबैक वगैरह होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए, वहां पे नहीं जा रहे। जनरली जो आपके हाथ में है वो है नेट इनकम। नेट इनकम को आप जरूर बढ़ा सकते हो, कैसे, इफेक्टिव मैनेजमेंट करके, ज्यादा सेल्स करके, हर चीज करके, वो ठीक है, वो आपका अलग मामला है नेट इनकम को बढ़ाना। तो आप आरओसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन एक और तरीका है जो यहां पे दिखता नहीं, एक बैकग्राउंड प्लेयर है, बैकग्राउंड रोल है, वो ज्यादातर वो छुपता है, छुप के रहता है, वो दिखता नहीं है। और वो कैसे, वो नेट इनकम को बढ़ाने का तरीका है। मैंने आपको बताया नेट इनकम को बढ़ा सकते हो, एक तरीका है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत यूज करते हैं। अरे आपको पता नहीं है, जब आप कभी टॉप फील्ड के अंदर काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये फाइनेंशियल लेवरेज इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो अभी तक चल रहा है। अरे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है जो फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट यूज करती, लेकिन बहुत रिस्की है, हाईली निश्चित चीज है बेटा। आप अगर इस चीज को खेल सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट खेलने वाला होना चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होता कि बस फाइनेंशियल लेवरेज यूज कर लिया आपने, आपका हो गया। तो नेट इनकम को बढ़ाने का एक जुगाड़ है, वो है फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब आप क्या करोगे, मार्केट से बताओ एक लोन ले लोगे। सर आप बोलो सर लोन क्यों ले रहे हो, अभी तो लोन लोगे तो उस पर तो ब्याज देना पड़ेगा, तो नेट इनकम कम हो जाएगी, कैसे बढ़ेगा नेट प्रॉफिट। सुन तो लो मेरी बात, आपने क्या करा, मार्केट से एक लोन ले लिया, सोचो 7% के आपको ब्याज पे लोन मिल गया, मान के चलो अभी 7% के रेट पे ब्याज मिल गया ना, हाँ मिल गया। अभी साइड हटाओ, अरे मुझको पता है आपको वो ब्याज पे मिलेगा, लेकिन अभी उस ब्याज को साइड में रखो। अभी आप ऐसा सोचो आपको फोकट का एक पैसा मिल गया। अरे आप बैंक के पास जाते हो तो एक तरीके से आपको फोकट का पैसा ही तो मिल गया, आपको आपके पास तो था नहीं वो पैसा, लेकिन आपके हाथ में वो पैसा आ गया।
एक सेकंड के साइड में रखो लोन 7% ब्याज, तो पैसा मिल गया। अब उस पैसे को आप क्या करोगे, धंधे में इन्वेस्ट करोगे। धंधे में मतलब आप उससे एसेट्स खरीदोगे। हो सकता है आपको जर्मन टेक्नोलॉजी चाहिए थी, आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट स्ट्रक्चर को ऑटोमेशन पे बनाना था, है ना, थोड़ा रोबोट मेथड्स लगाने थे, न्यू प्लगइन्स इंस्टॉल करवाने थे, तो आप उसको फाइनेंस की जरूरत है, तो आपने वो पैसा उठा लिया। अब उस पैसे से आपने नई नई एसेट्स खरीदी, जर्मन में टेक्नोलॉजीज खरीदी, तो क्या उससे अब आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज नहीं हो गई? तो आपके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो क्या आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो जाएगा? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया वो तो अच्छा, लेकिन ऐसे ही मत खुश हो जाना, देखो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, हमने देखो फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट यूज कर लिया, हमने देखो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा के दिखा दिया। अरे सुन तो लो, यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई। आपने लोन कितने पे लिया था? 7%। अगर ये 7% लोन, मतलब अगर इस लोन लेने की वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा है, जरूरी नहीं है आप अभी भी प्रॉफिट में हो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसे नहीं देखता है, एक अकाउंटेंट खुश हो जाएगा लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट खुश नहीं होगा। मतलब अकाउंटेंट भी जो बिल्कुल एक बिगिनर अकाउंटेंट है, जिसके बाद अभी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाली आंख, मतलब उसने ये देखा मैंने लोन कितने का लिया, 7%, मतलब 7, उसको ये जानना है भाई साहब देखो, अगर मैं ये लोन ना लेता, अगर मैं ये लोन ना लेता तो मैं आराम से नेट इनकम 5% कमा रहा हूं, मतलब अपने मैं 5% का प्रॉफिट कमा ही रहा हूं। अगर मैं ये लोन ना लेता तो 5% का रिटर्न तो मेरा खड़ा ही था। तो 7% का अगर उसने लोन लिया है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट इससे मान के चलो बेटा, अभी ये 5% तो नहीं, मैंने थोड़ा कम ज्यादा ले लिया है, कम ले लिया, मान के चलते हैं 10%, 10% का अभी नेट प्रॉफिट वो कमा ही रहा था। अब उसने 7% का लोन लिया, 7% का लोन ले लिया, अब वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जितना भी एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट कमा रहा है वो एटलीस्ट 7% से ऊपर हो। इसको ऐसा समझो, आप क्योंकि कमा रहे हो 3% एक्स्ट्रा, मतलब 7% आपने लोन लिया, तो आपको 7% अपनी जेब से देना पड़ेगा ना। अरे 7% का लोन मतलब 7% का ब्याज आपको देना है, तो 7% आपको ब्याज देना पड़ रहा है, इसका मतलब 7% का आपका खर्चा है। अब 7% का खर्चा करके लेकिन आप बस एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, एक्स्ट्रा कितना आपने कमा लिया, कितना टोटल अभी 10% कमा रहे थे, आपने 13% कमा लिया। क्या फायदा हुआ? कुछ का फायदा नहीं हुआ। अरे 10% तो आप ऑलरेडी लोन अगर ना लेते तो इस 13% में से 10% तो आप वैसे भी कमा ही रहे थे, एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? 3%। अब इस एक्स्ट्रा 3% को कमाने के लिए आपकी जेब से लेकिन कितना चला गया? 7%। 7% चला गया बेटा, आपने अपनी जेब से कितना खर्चा किया? 7%। लेकिन 7% खर्चा करके लेकिन कमाया कितना? 3%। तो 4% तो आप घाटे में हो अभी भी। तो एक्चुअली आप अभी तक इतना कमाने की कोशिश करोगे कि एटलीस्ट इस इंटरेस्ट से ज्यादा कमाओ, मतलब आप 8% तक का टारगेट तो रखोगे, मतलब 10% तो मैं अभी कमा ही रहा था और 8% मुझे एक्स्ट्रा और कमाना है, तो 18% का मेरा टारगेट है। ऐसी चीजें डिसाइड होती हैं, ऐसी चीजें डिसाइड होती है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा। तो यहां पे फाइनेंशियल लेवरेज आपको नो डाउट प्रॉफिट इंक्रीज करवा देगी, क्योंकि आप नई एसेट्स खरीदोगे, नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो ब्याज लोन तो पे हो जाएगा ना। अरे लोन तो पे हो जाएगा, निकल जाएगा, मैंने बोला था वो तो डेट है, वो तो लोन पे हो जाएगी, तो बचेंगे कौन? इक्विटी वाले ही बचेंगे और एसेट्स बची रहेगी, तो उनका नो डाउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्विटी रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान से, मैंने आपको आज यहाँ पे कैच बता दिया, ये आपके अभी सिलेबस में है नहीं, मुझे आपको बाद में बतानी थी ये चीज, लेकिन ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। तभी कहता हूं प्रॉपर नॉलेज से, अभी और भी इसके अंदर बहुत चीजें जो बताई नहीं, जो इंडस्ट्री में चलता है, आपकी किताबों में तो लिखा ही नहीं जो एक्चुअली इंडस्ट्री में चल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप देख तो लो पहले किस रेट पे उठा रहे हो। अरे उस रेट को, अच्छा रेट को भी आप हेराफेरी कर सकते हो, हेराफेरी इन द सेंस आप रेट से भी खेल सकते हो, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आते हैं, आप बहुत जगह में मिटिगेशन कर सकते हो बेटा। अगर आप रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब आप अपना प्रॉफिट उस रेट से ऊपर नहीं कमा पा रहे, तो फिर आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स चला सकते हो। वो क्या होता है, वो हमारा सेक्शन बी का कंसेप्ट है, बहुत जुगाड़ है, करने को बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो देखना है भाई, ऐसे नहीं बस लोन ले लिया आपको प्रॉफिट हो गया तो आप खुश हो रहे हो। देख तो लो जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, इसे मार्जिनल बोलते हैं, क्या उस मार्जिनल कॉस्ट से, वो जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने ले गई, क्या वो एक जो मार्जिनल रेवेन्यू आपको कमा के दे रहा है वो उससे ज्यादा है? अगर वो उससे कम है तो वो करो, डिसाइड मत करो, हटा दो, वो कर दो, क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दो उस प्रपोजल को। ये सेक्शन सी का कंसेप्ट है, पढ़ाएंगे। तो ये था इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। नेगेटिव अर्निंग्स और इक्विटी। देखिए नेगेटिव अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली रेशियोज जो है ना वो बस नाम नाम की नेगेटिव होती है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इन द सेंस मतलब फिर डिसीजन लेने के लिए पॉसिबल नहीं। डिजास्टर, इसको डिजास्टर बोलेंगे अगर नेगेटिव में आवे। कैसे आएगी नेगेटिव में? अरे नेगेटिव तो बहुत आसान है, या तो डिनोमिनेटर नीचे नेगेटिव आ जाएगा या ऊपर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप ये तो प्रॉफिट वाला गेम है ना, लेकिन बाय चांस लॉस आ गया तो फिर ये प्रॉफिट ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट लॉस अपॉन एवरेज कॉमन इक्विटी।
ये तो बनेगा, लेकिन ये तो नीचे लॉस में है। अब लॉस कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स में आप लॉस को माइनस में लिखते हो और नीचे आपका एवरेज इक्विटी तो प्लस में, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा ना। तो ये तो बहुत बेकार है। अरे कंपनी शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगाया, उनको एक रिटर्न तो मिला ही, रिटर्न तो मिला नहीं, और ऊपर से नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव में है, मतलब रिटर्न वो बेचारे उनके दोस्त फिर भी 7-8% ब्याज पे कमा रहे, ये तो इस कंपनी में नेगेटिव में जा रही। तो ये अच्छा, दूसरा तरीका और है, नेट इनकम है लेकिन नीचे नेगेटिव में जा रहा है बैलेंस। अब नीचे नेगेटिव मतलब आपका कोई इक्विटी बेस ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा वाला बायबैक कर रहे हो। बेटा आपको नीचे अगर नेगेटिव करना है मतलब आपको अपने इक्विटी का बेस कम करना है। इक्विटी का बेस तो आप कम कैसे कर सकते हो? एक तो नेट लॉस आ जाएगा, तो नेट लॉस क्या होगा, रिटेन अर्निंग्स में जोड़ेगा, आपका रिटेन अर्निंग्स कम करेगा तो इक्विटी का बैलेंस कम हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, रिटेन अर्निंग्स के तो अंदर जोड़ता है, इक्विटी के अंदर जोड़ता है रिटेन अर्निंग्स, पता है आपको कॉमन इक्विटी का बैलेंस। दूसरा एक और हो सकता है, आपने एक्सटेंसिव हाई लेवल ऑफ बेटा बायबैक चला दियो, नेक्स्ट लेवल मार्केट से अपने शेयर्स खरीद रहे हो, पता नहीं क्यों खरीद रहे हो सकता है प्राइवेटाइज कर रहे हो अपने आप को, गोइंग प्राइवेट, है ना, पता नहीं क्या करना चाहते हो, तो आप हाई लेवल ऑफ बायबैक चला रहे हो। बहुत तरीकों से आप अपने आप को शेयर्स खरीद सकते हो। अरे कंपनी का मालिक अपने आप को चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के थ्रू बहुत सारी जगहों से वापस अपने शेयर्स बायबैक कर रहा हूं, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके नेगेटिव में चले जाए, तो ये देखना है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर नेगेटिव हो गया तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम कोर्स किसका पढ़ रहे हैं, यूएस का। अब यूएस का तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे यूएस का लगेगा, यहाँ पे आईएफआरएस नहीं चलता, यहाँ पे यूएस गैप चल रहा है। और ऑलरेडी मैं आपको यूएस गैप और आईएफआरएस में समझा चुका हूं कि यूएस गैप इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। यहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम है, मतलब जो रूल्स, जो मेथड्स, जो पॉलिसीज वैल्यू करने का कॉमन इक्विटी का एक इंडस्ट्री का है, जरूरी नहीं है दूसरी इंडस्ट्री का भी हो, ऐसा है नहीं। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं कि वो आईएफआरएस अपने आप को कन्वर्ज कर लें, लेकिन अभी ये दूर दूर तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस कुछ जगह इन्होंने कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, थोड़ा रियल एस्टेट से, लीजेस से, बस यहाँ कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन हर बाकी जगहों पे ये हट के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए कन्वर्ज का तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है ये आईएफआरएस अलाउ कर दे। अभी देखिए फॉरेन कंपनीज को इन्होंने अलाउ कर रखा है, पहले फॉरेन कंपनीज को भी डिसअलाउ कर रखा था, लेकिन अब इन्होंने बाद में फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया। ठीक है, कि आप आईएफआरएस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी डोमेस्टिक पे अभी भी नहीं आया, बाकी एआईसीपी इनको बार बार रिकमेंड करता रहता है। चलिए ठीक है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। जैसे आरओए वाले केस में मैंने आपको बताया, एसेट इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है ना भैया, तो क्या सबकी कैपिटल इंटेंसिटी अलग नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर 40-60% है, मतलब वो जब भी बाहर से उठाता है 40% इक्विटी से उठाता है और ज्यादातर डेट से उठाता है। लेकिन हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री वो ऐसा ना चलती हो, वो 50-50% लेके चलती हो। एक है वो कह रहा है नहीं भाई साहब, हम लोग डेट को देखेंगे ही नहीं, 30% ही लेंगे, जब भी लेंगे 70% ज्यादा इक्विटी से उठाएंगे। भैया कैपिटल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, इक्विटी बेस, इक्विटी इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे फिर मिक्स रेट, फिर तो मिक्स रेशियोज आएंगे, कैसे इंडस्ट्री आप करोगे? प्रैक्टिकली ज्यादातर पॉसिबल नहीं है। और इन्हें आपको ऑलरेडी बताया था आरओई वाली केस में कि आरओई कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है करना, कैपिटल वाला गेम थोड़ा अलग है। ठीक है, क्योंकि सबका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है, ये है। ठीक है, तो ये था, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, सेम वही आरओई वाला। अरे एक इंडस्ट्री जो इक्विटी दिखाने का, जो कॉमन इक्विटी वैल्यू करने का जो उसका तरीका है, दूसरा जरूरी नहीं है दूसरे इंडस्ट्री का भी हो जो उसके वैल्यूएशन के तरीके हैं। अरे एक आईएफआरएस के अंदर आप अब एक कंपनी, जरूरी नहीं है आप डोमेस्टिक, आप अपने आप को इंटरनेशनल से भी कंपेयर कर सकते हो। क्यों करोगे सर ये, आप क्यों करोगे? ये तो बड़ी फालतू बात करी आपने। आप जब इंटरनेशनल हो ही ना तो क्यों कंपेयर करेगा कंपनी अपने? वो इसलिए करता है क्योंकि बाय चांस हो सकता है उसको उस मार्केट में एंटर होना हो, तो वो ये देखती है कि अगर मार्केट में एंटर होंगे तो मेरा जो सबसे बड़ा कंपटीटर होगा यही होगा, तो वो अपने आप को पहले से ही अपने आप को कंपेयर करके चलती है। ठीक है, हालांकि पहले पता है वो क्या करती है, इंटरनली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जो पहले आईएफआरएस के हिसाब से हो, ताकि तभी तो पता चलेगा यूएस गैप और आईएफआरएस को कैसे कंपेयर कर लोगे भाई। ठीक है, दोनों में अलग अलग तरीका है। तो ये सब आपका पार्ट 1 का ही कंसेप्ट है, आप ये मत समझना ये मैं आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा जब ये इम्पैक्ट ऑफ क्या कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह, ये सब मुझे आपको पढ़ाना है, वहीं सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये था बेटा कंसेप्ट। हमने ऑलरेडी अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी खत्म कर लिया है ना, बहुत डिटेल लेक्चर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी पे हो चुका है। पहले मैंने आपको इसका फॉर्मूले का लॉजिक बताया, डू पॉइंट एनालिसिस का डेरिवेशन बताया, डोनाल्डसन ब्राउन ने जो 1920s में दिया, सारा चीज मैंने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये एग्जाम्पल बस एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से ये एक्सपेक्ट मत करना कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में मैं आपको अभी बता रहा हूँ इतना सिंपल नहीं आता, टेक्निकल आता है। अरे टेक्निकल वो कुछ नहीं करेगा, पता है क्या करेगा?
जैसे नेट इनकम दे रखा है 12 लाख, वो नेट इनकम ऐसे नहीं दे देगा आपको सीधा यहाँ पे जैसे लिख के दे दिया। ये तो मेरा ताकि हमारा टाइम बचे, कंसेप्ट समझाने में मैं आपको सीधा ध्यान दे दूं। ये तो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। वो क्या करेगा, नेट इनकम नहीं देगा आपको, उल्टी सीधी चीजें दे देगा इनकम स्टेटमेंट की, आपको नेट इनकम तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल सेल्स दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, कभी कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे देता है। स्टूडेंट्स आधे ने तो सुना ही नहीं कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं आपको ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बता चुका हूं, और एक जगह मैंने आपको पूरा बेसिक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेरा लेवरेज रेशियो की जो पहली क्लास थी, कंसेप्ट क्लास, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो कभी कभी वो कंट्रीब्यूशन देगा, अब कंट्रीब्यूशन से कैसे निकाले नेट इनकम, ये सारा का सारा आपको ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूं कैसे करना है। ठीक है, और आगे भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में तो खैर मैं बताऊंगा जब हमारी कॉस्ट शीट वगैरह आएगी, सेक्शन सी में भी इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको बस सीधा सीधा चीजें दे देगा और आपको, हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड वो आपको दे देगा, शेयर होल्डर इक्विटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दे देगा, इसमें वो ज्यादा कलाकारी नहीं करेगा, ये इनमें करता है बस वो नेट प्रॉफिट वगैरह में। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्यादा वो कलाकारी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। 100 एमसीक्यूज आपको 3 घंटे के अंदर करना है, ये उसको भी पता है, तो वो ज्यादा छेड़छाड़ करता नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जरूर देखना जो आप स्टडी मटेरियल कर रहे हो कि वो सिलेबस 2024 के हिसाब से हो, कि भैया उससे पहले का अगर है तो आपको फिर खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी जुगाड़ने की। तो स्टडी मटेरियल जो भी फॉलो कर रहा है सब में है, पर्पस ये नहीं है स्टडी मटेरियल, कंसेप्ट समझने में ध्यान करो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। हालांकि जब मैं आपके लिए अलग से एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, अभी तो हमारी पूरा कंसेप्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।